देखो, आप मेरे मित्र हो, मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर आपकी प्रशंसा शत्रु करेगा ना तो आप समझना आप बहुत जबरदस्त व्यक्तिमत्व है। सपोज करो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को भाला लग जाता, महाराणा प्रताप बलिदानी हल्दी घाटी में ही हो जाते, कौन जिम्मेदार होता? तो मान सिंह का ही भाला लगता। मान सिंह अकबर को अंधेरे से डर लगता था, और जब भी वो आता था अपने महलों में, उसे संपूर्ण जगहों पे दिए लगे रहने चाहिए। एक दिन दिए लगाने में जो लगाने वाला था उसने गलती कर दी, उसने उसे मृत्यु दंड दिया है। वो सो मच इन फियर ऑफ डार्क। जब रात हो रही है तो अकबर जाके दिए के पास में बैठना या अग्नि के पास में बैठना अकबर को बड़ा अच्छा लगता था। लोगों ने प्रेस करना शुरू कर दिया, अरे बोले अकबर तो पूजा करता है, बोले अपने अग्नि की पूजा कर रहा है, अकबर अग्नि पूजक है, ऐसी मिथ्या फैल गई। अकबर ने इसका फायदा उठाया, बोले हाँ मैं पूजा कर, दिवाली मनाएंगे। आपको पता है जब ये मुगल आते थे तो मुगलों के पास में काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, ये सारी चीजें रहती थी उनकी पोटली में। सेम चीजें किसमें मिली? जब अजमल कसाब आया उसके बैग में ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे। अब लोग यहाँ पे भी नाम रखते हैं कि शिवाजी महाराज ने बूढ़े अफजल खान पे वार, वो कंचे खेलने थोड़ी आया था। बहलोल खान क्या चला रहा है? बहलोल खान भाला चलाने में एक्सपर्ट था। महाराणा प्रताप ने कहा हमारे पास में टाइम नहीं, हम तलवार से मारेंगे। यूजुअली ना त्रिकोणी व्यू बनाया जाता है युद्ध में, जैसे त्रिकोणी व्यू होता है। महाराणा प्रताप ने सिर्फ दो सीधी पैरेलल लाइन में बनाया, ऐसे घुसे। महाराणा प्रताप को पता था समय कम है, सेना कम है, त्रिकोणी व्यू बना के ये अगर पीछे में खड़े रहे तो हम सामने नहीं जा पाएंगे, तो सीधा घुसो। तो वो पहला प्रहार इतना जबरदस्त था पहले 1 घंटे का कि अकबरनामा में और बाकी की जगहों पे ये उल्लेखित है, बदायूं कहता है भैया 1-1.5 घंटे में तो हमें लगा हमारे गए। दिवेर का युद्ध बहुत लोगों को पता ही नहीं है, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाहर पता ही नहीं है, राजस्थान के बाहर अगर आप छोड़ोगे बहुत लोगों को महाराणा प्रताप के दिवेर के युद्ध के बारे में पता नहीं है, जहाँ पे 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया है। जैसे यहाँ पे अमर सिंह जी ने भाला मारा है, वो हाथी पे चढ़ते वक्त जब चढ़ रहा है तो महाराणा प्रताप ने हाथी के पैर तोड़ने को लगाया, वो गिरा और छाती में भाला लगा, वहाँ उसको हराया, वहाँ सीधा बहलोल खान के पास गया, उसको काटा, छट 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 छट। ये तकरीबन सुबह 8 बजे शुरू हुआ युद्ध है। महाराणा प्रताप की हाइट, भाला 65 किलो, तलवार 2, कि 200 किलो का वजन वो अपने शरीर में रखते थे, तो ये प्रैक्टिकली मुझे संभव नहीं लगा। नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका वार्तालाप स्टूडियो पे। और आज हमारे साथ जो गेस्ट है ना, उनके बारे में 2 लाइन पहले मैं बताता हूँ, फिर आप देखेंगे तो आपको भी खुशी होगी। यूपीएससी हिस्ट्री के वो शिक्षक हैं और उनकी जो वाणी में तेज है ना, एक छोटी सी आप 1 मिनट की रील भी उनके देखेंगे तो आप में जो हिम्मत, साहस और जोश भर जाएगा ना, वो देख के वो अद्भुत एकदम। अब उनके 8 लाख प्लस फॉलोअर हैं यूट्यूब पे, और आज के युवाओं में भी उनके जो रील्स, उनके जो पढ़ाने का तरीका, वो जिस तरीके से समझाते हैं ना, वो देख के रोचक बना देते हैं हिस्ट्री को। तो आप स्वागत कीजिए हमारे साथ आज आशीष भरतवंशी जी का। नमस्ते सर, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आशीष जी, सब आप आ गए हैं आप हमारे पॉडकास्ट पे, इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने और बुलाया। आप जो पढ़ाते हैं, मैंने भी देखा, और भी आपके इतने फॉलोअर्स हैं, देखते हैं, जो आपका रोचक बनाने का जो तरीका है ना, उसका मैं बहुत ही प्रशंसक हूँ। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले आपका मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपकी रुचि कैसे हुई इतिहास की तरफ? सर, इतिहास के तरफ रुचि सभी की होनी चाहिए। अब जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारा इतिहास भी वैसा रहा है कि आपको हर एरा में फ्रॉम 1600 टू 1700, 1700 टू 1800, 1800 टू 1900, 1900 आपको ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, मैं इतिहास को कहानी के तौर पे सुनता था, मेरी माँ कहानियाँ सुनाती थी, मैं सुनता था। दूसरी चीज़, मैं नागपुर में जहाँ पे रहता हूँ ना, मेरे घर के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है जी। तो हमारा नागपुर का सबसे होलीएस्ट चौक है। मतलब महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का सेलिब्रेशन और सब चलते रहता है। तो हुआ ऐसा कि मराठी में एक मूवी रिलीज हुई थी, मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो है, ठीक। उसमें गाना था, गाना ने पोवाड़ा, बैलेट होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो मेरी मम्मी ने बोला था, माँ ने कहा, बोले 7th में था, बोले तू बैलेट गा। मैं बोला मैं गा नहीं सकता। तो क्या बोल रही तू? बोले नहीं तू गा सकता है। अब उसको पता था क्योंकि मैं घर में गुनगुनाते रहता होगा, तो उसने मुझे गाना गाने के लिए बोला और वो बैलेट जाके छत्रपति शिवाजी महाराज का मैंने 7th में अपने स्कूल में गाया। अब वो जब बैलेट गाया वो इतना हिट हुआ, अब उसमें मेरा नंबर भी आ गया, 3रा नंबर आया था मेरा सिंगिंग में। अब मेरे को कभी गाने का स नहीं आता, मैं 3रा नंबर आ गया और वो मैजिक की तरह स्प्रेड हुआ स्कूल में। पोवाड़ा पोवाड़ा पोवाड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बोले ये शिवाजी महाराज में इतनी मैजिक। तो उसके बाद में मैं पोवाड़े ही गाने लगा। अब पोवाड़ा होता क्या है कि गाना और कहानी
दोनों को कंबाइन करके आप बताते हो, एक लयबद्ध तरीके से लयबद्ध के साथ बताते कहानी का, हाँ लयबद्ध तरीके से कहानी होती है वो। तो उसकी वजह से पोवाड़ा में से कई स्टोरीज पता चली। अब वो पोवाड़ा गाते वक्त भी आप एनर्जेटिक होते हो। दूसरी चीज, मैं नाटक क्षेत्र से था, तो मेरे लिए वो बहुत और मनोरंजक और बहुत मजेदार भी रहा। तो उसी से छत्रपति शिवाजी महाराज की फिर स्टोरी सुनना, कहानियां बताना, पोवाड़ा से कहानी बताना या फिर नॉर्मली कहानी बताना, वैसे करते 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 हिस्ट्री में आपको रुचि आने लगी। रुचि आ गई आपको। तो ये तो मैंने भी आपके रील्स, आपका जो वीडियोस हैं वो देखे हैं, तो मुझे भी इतना ही ज्ञात हुआ उससे कि आपको जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनमें विशेष रुचि है, और वो बहुत ही गहराई से जितना अध्ययन आपने किया है, आपने बताया है, अन्य किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा है। तो आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा प्रथम कि छत्रपति महाराज शिवाजी जी और महाराणा प्रताप, यह भी एक आइकन हुए हैं राजस्थान के या मेवाड़ के, इनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नता आपने देखा? देखो, आप जब छत्रपति शिवाजी महाराज को स्टडी करते हैं और आप जब महाराणा प्रताप को स्टडी करते हैं, इन दोनों की नीतियाँ, इन दोनों की छापामार पद्धति, जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं हम लोग। देखो, एक ना नियम होता है, राजा वही फेमस होता है कभी भी जो सिर्फ युद्ध नहीं करता, जो जनता के लिए जीता है जी, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देता है, जो उसके खेती पे ध्यान देता है, जो उनके नॉर्मल लोगों में जाके रहता है, सामाजिक विकास पे ध्यान देता है। अब जैसे आप देखेंगे तो महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता था। कीका यानी प्यारा बच्चा, क्योंकि महाराणा प्रताप, जगमाल और महाराणा प्रताप का वो जो घर कलेश जो चल रहा था, उसकी वजह से महाराणा प्रताप नीचे ही रहते थे, मतलब किले से नीचे की जगह पे तलहट में रहते थे वो, और साथ साथ अरावली में घुमा करते थे बचपन से ही, लोगों के बीच में रहते थे, तो लोगों के बीच में जाके रहना, ये करना, तो उनका नाम कीका पड़ा। अब यही कहानी हम जब पीछे जाते हैं तो हमें देखने मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी शहाजी राजे से मिल के आए कर्नाटका में, और पुणे में आके वो साधारण लोगों के बीच में रहना उन्होंने शुरू किया। दोनों में एक और कॉमन बात है, दोनों की जिंदगी में माताओं का बड़ा रोल प्ले हुआ है। वहां पे जीजा माता है, यहाँ पे जयवंता देवी है। महाराणा प्रताप किले से दूर रह रहे, लेकिन जयवंता देवी ने ये मेक श्योर किया कि महाराणा प्रताप के मन में विष ना फैले कि देख, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ तो नहीं दिया, सब तो जगमाल को मिल रहा है, तुम नीचे रह रहे ना। तो महाराणा प्रताप, आपने अगर वीडियो देखा होगा, सीरीज में बताया था मैंने कि महाराणा प्रताप 2 तलवारें इस्तेमाल किया करते थे। हाँ, बताया था आपने। और 2 तलवार इस्तेमाल इसलिए क्या करते थे कि भैया अगर शत्रु की एक तलवार टूटी तो एक तलवार उनको निकाल के हम दे देंगे। ये एथिक्स उन्होंने डाले। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब औरतों को देखा मुगलों के, उनको सम्मान ही दिया, माँ की नजरों से देखा। यहाँ पे जब खानखाना आता है और रहीम खानखाना, तो उस समय पे भी महाराणा प्रताप ने 1580 के दशक में समय पे उनके थाने पे छापा मारा अमर सिंह ने, और उनकी औरतें उनके हाथ में लगी, लेकिन उन्हें भी सम्मान सकट वापस भेजा। तो राजा वो होता है जिसके, देखो आप मेरे मित्रों में आपकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर आपकी प्रशंसा शत्रु करेगा ना तो आप समझना बहुत जबरदस्त व्यक्तिमत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रशंसा अकबर भी करते थे, औरंगजेब भी करते थे। ये मैं नहीं कर रहा, ये स्टोर्ड है, ये बताया गया है, ये पत्रों में उल्लेखित है। अकबरनामा या फिर जितने भी आपको कॉन्करेंट, मतलब उस समय के सोर्सेस मिलते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि बाबा ही यूज्ड टू प्रेज देम। बिल्कुल, यही कहानी महाराणा प्रताप की भी है कि उनकी जब महिलाएं कुछ वो ले आए थे बंधक बनाकर, हाँ, तो उन्होंने वापस भेजी अपने पुत्र के साथ, हाँ, इनको सह सम्मान कराओ। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी बहुत बार हुआ। तो राजा, अच्छा दूसरी चीज, दोनों के सेनाओं में एक कॉमन फैक्टर था। आपको पता है जब ये मुगल आते थे, हाँ, तो मुगलों के पास में काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, ये सारी चीजें रहती थी उनकी पोटली में, वो खाते थे बीच बीच में। सेम चीजें किसमें मिली? जब अजमल कसाब आया था, उसके बैग में ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े निकलते थे तो उनकी पोटली में क्या होता था? चने और गुड़, सूखे चने और गुड़, भाकरी और प्याज, और घोड़े पे उनकी एक ब्लैंकेट रहता था, घोंगड़ी बोलते हैं मराठी में जिसको। सेम चीजें महाराणा प्रताप के इसमें थी। महाराणा प्रताप ने इंस्ट्रक्शन दे के रखा था, आप कितनी भी ठंडी हो, राजस्थान की ठंडी खतरनाक, कितनी भी ठंडी हो, आप आग नहीं जलाओगे क्योंकि धुआं होगा तो आपको ट्रेस करते हुए आ सकते हैं। बिल्कुल,
रात को। छत्रपति शिवाजी महाराज केस में भी यही इंस्ट्रक्शंस थे। तो दोनों की पद्धति छापामार पद्धति है। दोनों ने अच्छा खेती के ऊपर दोनों ने बहुत काम किया लोगों के लिए, क्योंकि उस समय हमारा जो मेन आर्थिक जो उत्पन्न था वो खेती था। तो उन्होंने हर सेक्टर में ध्यान दिया है। इन समानताओं से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों का जो तरीका था वो शासन करने का नहीं, समाज को विकास की ओर ले जाना, उनका चारों ओर से हर तरीके से विकास करना, ये उनकी ज्यादा उनका महत्वपूर्ण ये था। इसीलिए आप अगर देखोगे तो दोनों जनता के राजा हो गए। इसीलिए महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहते हैं और महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता है, प्यार से। बिल्कुल, वो तो देखो जुड़े हुए थे, इसीलिए जनता उनके साथ कम सेना होते हुए भी वो पराक्रमी थे। साथ ही जब एक इन्हीं में से जैसे आज है या तभी भी हम लेंगे, जो दुश्मन था दोनों के केस में वह क्रूर था, उनके कोई एथिक्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स भाई हमारी पहचान थी, हम उसको छोड़ नहीं सकते, परंतु क्या उनमें कुछ बदलाव आवश्यक था? तो ये एक डिफरेंस आपको महाराणा प्रताप में और छत्रपति शिवाजी महाराज में देखने को मिलता है। महाराणा प्रताप के समय पे उन्होंने एथिक्स को बहुत महत्व दिए कि तलवार टूट जाए तो ये ना करना, वो ना करना। शिवाजी महाराज ने कहा हम ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जब भगवान अवतार लेता है ना, तो भगवान भी अवतार ट्रांजिशन में लेते हैं समय अनुसार। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे जी। बोले रखो शिकंडी को सामने, मारो बांध, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर्ण नियत है, मारो उसको वहीं पे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए, बोले वो मारेगा नहीं मारेगा, मैं तो मार के आऊंगा उसको। तो ये नियम था, वो करना जरूरी था। बिल्कुल, दुश्मन है। अब लोग यहाँ पे भी नाम रखते कि शिवाजी महाराज ने बूढ़े अफजल खान पे मारा। वो कंचे खेलने थोड़ी आया था, वो मारने ही आया था, वो कंचे खेलने थोड़ी आया था। जो गलतियां राजपूतों ने कई समय पे की वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं की। और यही होता है कि अपडेट आदमी को सीखने में चाहिए। साथ ही मैंने ही आपके वीडियो से ये बात मुझे ज्ञात हुई थी, पहले मुझे नहीं पता थी। जब अफजल खान को शिवाजी महाराज ने उनका वध किया था, तो क्योंकि वह क्रूर थे, तो उसकी गर्दन काटकर भाले में टांगकर शिवाजी महाराज ने परेड कराई थी। ये देखो, ये ना हर सोर्स के हिसाब से अलग अलग आता है। अब इसमें ऐसा था कि उनके साथ में संभाजी गावजी थे। संभाजी गावजी तो बॉडीगार्ड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। जो 10 लोग जाने वाले थे उसमें से 10 लोग जाएंगे ऐसा डिसाइड हुआ था। ही वाज वन ऑफ देम। बिल्कुल। तो एक जगह पे उल्लेख ऐसा आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे मारने के बाद वहां से निकले स्पीड में। अब संभाजी गावजी को ऐसा लगा कि भाई ये मरा या नहीं मरा, तो वो गर्दन छाट के लेके आए थे। कई जगहों पे ऐसा उल्लेख है कि शिवाजी महाराज उस समय चिढ़ गए थे कि ये हमारे नीति में नहीं था, तुम्हें मारना चाहिए, क्योंकि तुम अगर गर्दन काटते हो, किसी ने तुम्हें मारा होता तो फिर वो गलत हो जाता। कई जगहों पे यहाँ के तलवार लेके आए और उसकी गर्दन जहाँ पे सब हुआ प्रतापगढ़ के दरवाजे के सामने से वो पूरी गर्दन घुमाई थी, ये है उल्लेख। लेकिन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था, मारना जरूरी था। बिल्कुल। देखो, और वही दुश्मन के साथ आप इवॉल्व नहीं होगे तो जीत भी नहीं पाओगे। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप हिस्ट्री के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो अब ऑथेंटिक हैं वो सब, या आप कैसे किस स्रोत से रेफरेंस लेकर कैसे उसको सबसे ऑथेंटिक मानते हो? देखो, जैसे अब मैं अगर आपको कहूँ, अब जैसे मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है, मैं बोल दूं मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ जी। हिस्टोरियन का काम होता है हिस्ट्री लिखना। अब जैसे मैं सबको ये कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, मेरे वीडियोस को भी आप सर्वतोपरि मत मानो। अगर आपको लग रहा है आप जाके खुद चेक ऑन करना, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं जब कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसको प्रॉपर सोर्सेस में से ही पढ़ाऊँगा। तो इसीलिए क्या होता है कि 3 तरह के सोर्सेस हम हिस्ट्री में निकालते हैं। जैसे महाराणा प्रताप की इसमें भी निकालेंगे, 3 सोर्सेस हम निकालेंगे। सबसे पहला होता है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। शिलालेख पे क्या लिखा है, पत्थर की लकीर नहीं बदलती, शिलालेख लगाया कब है। जैसे हमने अशोक के बारे में जब पढ़ा तो हमने शिलालेख पढ़े, अशोक के स्तंभ पे क्या लिखा, अशोक के शिलालेखों पे क्या लिखा है, वो सब हमने पढ़ना शुरू किया। वो कहते भी है ना पत्थर की लकीर बस। दूसरा आता है कि पत्र व्यवहार में क्या दिया गया है, क्योंकि पत्र व्यवहार पे स्टैंप होता है। तीसरा आता है आपका कि उस समय पे कंटेम्परेरी राइटर्स ने क्या लिखा है। अब सबसे दुर्दैवी बात अगर आप ये समझो कि महाराणा प्रताप के समय पे कंटेम्परेरी राइटर्स ने बहुत कम चीजें लिखी है।
हमें जो सोर्सेस मिलने देखने को आए वो मुगलों के दरबार में से आए। बिल्कुल। जैसे अकबरनामा है ना कि अकबरी है। फिर उसके बाद तारीख बदायूनी है। बदायूनी जो सबसे मेन, बदायूनी जो उस समय युद्ध में था वो बदायूनी फाइटर भी था, राइटर भी था। तो बदायूनी का एक ही है। उसके बाद में ऐसे थोड़े बहुत और अलग अलग सोर्सेस हैं। एक मानव प्रकाश करके सोर्स है, मान सिंह के दरबार में लिखने वाला था, वो मानव प्रकाश करके आया। कुछ जैन राइटर्स हुए उस समय पे, क्योंकि गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर लगने की वजह से जैनों का प्रभुत्व आ जाता था, तो कुछ जैनों ने भी लिखे। और महाराणा प्रताप पे हमें जो एक्चुअल सोर्स हम जिसे रेफर करते हैं वो है अमर काव्यम, और उसके बाद में राज प्रशस्ति। ये रणछोड़ भट्ट ने लिखे थे, लेकिन ये महाराणा प्रताप के तकरीबन जाने के 50-30-40 साल के बाद में हुए। तो जय सिंह और अमर सिंह करके जो दो राजा हुए बाद में 1630-1640 के दरमियान, उनके दरबार में रणछोड़ भट्ट करके थे, उन्होंने वो लिखा। बिल्कुल। अब उसमें उन्होंने संपूर्ण महाराणाओं का इतिहास लिखा। अब उसके बाद में जब हम देखते हैं तो कोई राइटर ऐसा हुआ है क्या कि जिन्होंने रेफरेंस देते हुए लिखा है? अब देखो, मैं सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले शिलालेख, उसके बाद में पत्र व्यवहार, उसके बाद में उनके कंटेम्प्रेरी सोर्सेस क्या है, मतलब उन्होंने क्या लिखा, समकालीन राइटर है। उसके बाद में आते हैं आपके ऑथेंटिक राइटर्स, मतलब जो स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कहोगे कंटेंट के, मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ नीचे, ये ऐसे आ रहे हैं, मैं यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं सोर्स नहीं हूँ। आप पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, मैं सोर्सेस में से बता सकता हूँ कि ये सोर्स है। तो उसमें आते हैं फिर राइटर्स, जैसे कि एक जेम्स टॉड ने स्टडी करा है। जेम्स टॉड का एक हम ले सकते हैं। हाँ, फिर एक ओझा करके, ओझा सर, गौरी शंकर ओझा, उनका भी एक है फेमस। तो ये उन्होंने स्टडी करा है एंड दे हैव गिवन वेरी एप्ट, मतलब बहुत नियर टू क्लोज। वीर विनोद करके एक है। तो ये तीन राइटर को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। अब मैंने ओमेंद्र रत्नू जी की तो नहीं पढ़ी है, मैंने कसम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। मैंने ओमेंद्र रत्नू जी को स्टडी नहीं किया, मुझे बहुत लोगों ने रेफर किया, मैं ओमेंद्र रत्नू जी को जरूर पढ़ूंगा। बिल्कुल वही है। देखो, हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, तो ये हम पर भी निर्भर करता है कि हम सबको पढ़कर उसका क्या वो करते हैं। एक दूसरी चीज ये होती है कि जैसे आप देखो, अकबरनामा में महाराणा प्रताप को कहाँ लगा, महाराणा प्रताप को कितने घाव लगे, महाराणा प्रताप घोड़ा लेके निकल गए, ये सारी चीजें दी है। लेकिन उसमें यह कहीं नहीं दिया गया कि महाराणा प्रताप ने भाला मान सिंह के ऊपर फेंक के मारा था, और फेंक के जब मारा था वो हाथी के छावनी में बैठा नीचे घुसा। ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है। तो आपको बहुत बार ये भी देखना पड़ता है कि सोर्सेज अगर दुश्मन की तरफ से आ रहे, मतलब सामने वाली पार्टी की तरफ से आ रहे, तो वो उसका बहुत ओवर बखान ना कर दे, या फिर अंडर भी ना कर दे। हाँ। और अगर हमारे तरफ से आ रहे तो हमारे तरफ से भी ओवर ना हो या फिर कम ना हो। हाँ, तो बिल्कुल ये भी देखना पड़ता है, वो भी मैच करना पड़ेगा। तो आपको दोनों को, आपको जब ओवरऑल 5-6 सोर्सेज आप पढ़ते उस समय के, उसमें कोई चीज आपको कॉमन फैक्टर में मिलेंगी। फिर थोड़ा दिमाग आपका भी होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो हिस्ट्री है। हाँ। आप नहीं बता सकते क्या सच है क्या नहीं है। देयर कैन बी हिस्ट्री, बट हिस्ट्री इज ऑल्सो गॉसिप। वो अतिशोक्ति हो सकती है, एंड गॉसिप हमेशा अलग होती है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे 2 दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अभी कोई बैठा है, कोई बैठ के अगर सुन रहा है हमारे पॉडकास्ट, तो वो क्या कहेगा कि जो अभी लाइव जो सामने अगर कोई बैठा होगा, ये कैमरामैन बैठा है हमारे, बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। अब उन्होंने वीडियो नहीं देखा, वो जाके बताएगा अरे पॉडकास्ट में तो उसने ऐसा बोला था, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाएंगे। फिर वो तीसरे को कुछ और बताएंगे, चौथा कुछ और बताएगा, पर जो भाव रहेगा, कॉमन चीज, जो कॉमन चीज रहेगी, वो तो कॉमन रहेगी। और आपका एक दिमाग भी होना चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि भाई 65 किलो का भाला था, तो आप माने जा रहे हो। आपको अगर 7.5 फीट थी, आप माने जा रहे हो। आएंगे इस प्रश्न पे। वो थोड़ा सा कॉमन लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ, वो अतिशयोक्ति तो होती है लिखने में। हाँ। तो आशीष जी, अगला प्रश्न ये रहेगा कि महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज साहसी थे, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। उनमें शारीरिक बल शक्ति वो था, हाँ। पर एक परिपूर्ण योद्धा होने में, हाँ, इन 2 क्वालिटीज के अलावा और क्या था उनमें जो कि उनको अद्वितीय बनाता है? देखो, जिंदगी में सबसे कठिन काल जो होता है ना, वही आपको सबसे बेहतरीन बनाता है। आपके हिसाब से सबसे कठिन काल क्या होता है? सबसे कठिन काल वो आता है जब आप परिस्थिति सारे आपके विपरीत है ना। ये गलत है। देखो, अगर आपको भूख लगी है, आप तो रोटी ढूंढने के लिए जाएंगे, सही है?
बिल्कुल। कठिन काल वो होता है जब आपके पास में सारे साधन अवेलेबल होते हैं और आप ढूंढने नहीं जाते हो। हम्म, उसी समय में आदमी निखरता है। एक चीज कही जाती है, अगर आपको आदमी को बिगाड़ना है, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, वो उसे मिल गई और उसने पकड़ लिया, वो इतना अंधा हो जाता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। हम्म, तो कठिन काल वो होता है जो शांति का काल होता है, क्योंकि शांति में व्यक्ति आराम से बैठा होता है। कुछ नहीं। उस समय में आप क्या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। अब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ना बड़ी बात नहीं है, उनका अपना वैलोर है, माना मैंने, लेकिन वो गद्दी पे आते हैं 1572 में, युद्ध होता है 1576 में। 4 सालों में तकरीबन 4 डेलीगेशन भेजे जाते हैं अकबर के द्वारा बातचीत के लिए। उन 4 सालों में महाराणा प्रताप क्या प्रिपरेशन करते हैं शांति के पीरियड में, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे को कैद करके रखा गया 1649। 1656 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 7 साल के पीरियड में एक भी मुहिम नहीं चलाई। 7 इयर्स का शांति वाला पीरियड है, तैयारी समझो। और उसके बाद सीधा जावड़ी में जाके, जावड़ी का एक मोरे करके थे, उनको मारा। ही वॉज वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम अफजल खान साइड, उन्हें धोया। उसके बाद सीधा अफजल खान फाड़ा है 1659 में, क्योंकि तैयारी। तो मुझे लगता है आपके शांति वाले पीरियड में आप क्या कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो हल्दी घाटी का आपने जिक्र किया, तो हल्दी घाटी के जो युद्ध के परिणाम थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हल्दी घाटी का युद्ध तो कुछ घंटे का या कुछ समय का था। उससे पहले का, जैसे आपने बताया कि 4 साल का जो पीरियड था, उसका महत्व हल्दी घाटी के युद्ध में कैसे आया और उसका क्या परिणाम था आपके अनुसार? देखो, महाराणा प्रताप चाहते तो युद्ध कहीं और भी हो सकता था, लेकिन अब हुआ क्या, 4 डेलीगेशन जब आए, ये चारों डेलीगेशन जिस समय महाराणा प्रताप को मिलने आए, तो महाराणा प्रताप को ये पता था कि जिन रास्तों से ये आए हैं उन रास्तों में युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उन रास्तों में यदि युद्ध होता है तो इनको तो पूरा एरिया पता है, ज्योग्राफी पता है। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी को चुना। अब देखो, कई जगह पे मैंने ये स्टेट किया है, कई जगह पे ना जेम्स टॉड ने भी एग्जैजरेटेड नंबर बताया है, या अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नंबर बताया। जो नए जितने भी संशोधन हुए उसके हिसाब से ऐसा गया, मुगलों के पास में सिर्फ 5000 की सेना थी और महाराणा प्रताप 2000 की सेना लेके थे, 2000 3000 की सेना। अब ये नंबर 80,000 और 22,000 का बताया जाता है, मतलब मुगलों के पास 80,000 थी, इनके पास। अगर आप हल्दी घाटी के क्षेत्र में जाओगे, अकबर आया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, वो हल्दी घाटी के युद्ध में से गोगुंदा के रास्ते घुसने वाला था, लेकिन उसके पास में लोग इतने ज्यादा थे, उसे ये लगा मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो दर्रा है हल्दी घाटी के बाजू, गोगुंदा के बाजू वाला, हाँ, वो जो दर्रा है, उस दर्रे में से 2 या 3 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं एक समय पे। ये बात महाराणा प्रताप को भी पता थी। इसीलिए आपको यदि युद्ध लड़ना है तो सबसे पहले आपको ये चुनना पड़ेगा कि मेरे पास कितना सैन्य बल है, सामने वाले के पास कितना सैन्य बल है। यदि इतनी सैन्य बल आ भी जाता है तो उसमें से कितना प्रोडक्टिवली यूज कर पाएगा, मैं कितनी चीजें प्रोडक्टिवली यूज कर पाऊंगा। यहां तक कि महाराणा प्रताप ने सामने वाली सेना के पास में, अच्छा, ये जो बहलोल खान को काटने वाली बात आती है, वो बहलोल खान दीवार के युद्ध में कटा है। वो तो लोग कहते हैं कि वो हल्दी घाटी में हुआ, नहीं। तो ऐसा नहीं है कि महाराणा प्रताप ने उसको तलवार से जब मारा, डायरेक्ट जाके तलवार से मारा। महाराणा प्रताप ने ये स्टडी किया था दीवार के युद्ध के में भी, ये हल्दी घाटी में भी हुआ है, कि भैया मान सिंह क्या चलाता है, अच्छा ये बहलोल खान क्या चला रहा है। बहलोल खान भाला चलाने में एक्सपर्ट था। महाराणा प्रताप ने कहा हमारे पास में टाइम नहीं, हम तलवार से मारेंगे। बिल्कुल। सुल्तान खान क्या चलाता है, अमर सिंह जी को पता है, बोले वो बहुत जबरदस्त तलवार चलाता है, तो भाले से मारना। इन अ सिमिलर मैनर मुगलों की सेना में कौन आ रहा है, जगन्नाथ कछुआ आ रहा है, हाँ आ रहा है, मान सिंह आ रहा है, हाँ आ रहा है, फिर ये क्या चलाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके पहले महाराणा प्रताप ने ये देखा कि इनसे हमें अगर युद्ध करना है तो हम किन किन को बुला सकते हैं। ग्वालियर के राजा को बुलाया, सूरी साम्राज्य वालों को बुलाया, उनका वैसे मुगलों के साथ में झगड़ा था। और कौन कौन है, ईडर के राजा, उनको बुलाया। और कौन आ सकता है, आप भी ये करना पड़ता है। ये सेम छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी करा है। योजना थी, योजना नहीं, आपको जमा करना पड़ेगा ना लोगों को, बिल्कुल उस समय पे। तो एक स्ट्रेटेजी वो क्या चलाना है, वो दूसरी चीज। अब यूजुअली ना त्रिकोणी व्यू बनाया जाता है युद्ध में, जैसे त्रिकोणी व्यू होता है,
पीछे में सेना होती है, सामने में 2 सेना ऐसी खड़ी होती है। महाराणा प्रताप ने सिर्फ दो सीधी पैरेलल लाइन में बनाई, ऐसे घुसे हैं घेरने के लिए नहीं, क्योंकि क्या ये अगर ये त्रिकोणी व्यू में है तो यहां से कोई ये हो रहा है तो ये सामने जाते हैं ऐसे। महाराणा प्रताप को पता था समय कम है, सेना कम है, त्रिकोणी व्यू बना के ये अगर पीछे में खड़े रहे तो हम सामने नहीं जा पाएंगे, तो सीधा घुसो। तो वो पहला प्रहार इतना जबरदस्त था पहले 1 घंटे का कि अकबरनामा में और बाकी की जगहों पे ये उल्लेखित है। बदायूनी कहता है भैया 1-1.5 घंटे में तो हमें लगा हमारे गए। वो मित्तर खान ने अगर पीछे में जाके बैंड नहीं बजाया होता कि अकबर ढोल नहीं, अकबर आ रहे, वो 110% काटे गए रहे थे बहुत सारे लोग। वो मैच देखो, हल्दी घाटी का युद्ध ड्रॉ हुआ था, ये मेरा विश्लेषण है। अब कईयों का कहना है कि वो जीते थे, मेरा विश्लेषण मतलब परिणाम नहीं आया। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि गोगुंदा में युद्ध होने के बाद में अकबर ने अपने कुछ लोगों को भेजा कि आप वहां पे जाओ, महाराणा प्रताप ने जाके उनको वहां से भगाया। अगर आप जीते होते तो आपके अंडर में होता और आपको अरावली में शरण नहीं लेना पड़ा होता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप हारे होते तो आप इतने कॉन्फिडेंटली उनको भगा नहीं पाए होते। बिल्कुल। जैसे ये टेबल जो है, कोई टेबल है, आप में और मेरे में लड़ाई होगी कि नहीं ये तो मेरे रूम में रहेगा, लेकिन फिर माँ ने कहा कि नहीं ये हॉल में रहेगा, तो फिर हॉल में उसको कोई भी यूज कर सकता है। मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे आके डेली बेसिस पे मैंने यूज करना शुरू कर दिया और मैंने अपना आधिपत्य जमा दिया। सेम हैपेंड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। जीता नहीं था कोई, हम डिफेंडिंग पोजीशन में थे। युद्ध में क्या हुआ कि जो अनुवांछित या इच्छा अनुसार परिणाम था वो ना तो महाराणा प्रताप को मिला ना अकबर को मिला। महाराणा प्रताप को तो मिला ना, महाराणा प्रताप ड्रॉ ही कर, महाराणा प्रताप वहां पे जीतने के लिए नहीं थे। महाराणा प्रताप जीत के मतलब क्या, सबको काटना पड़ा होता। हम तो डिफेंडिंग पोजीशन में थे, अपने से कुछ गया नहीं, हल्दी घाटी में कुछ गया नहीं। हाँ, वो पकड़ने आए थे महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप ने पकड़ने नहीं दिया। तो एक प्रकार से महाराणा प्रताप जीत गए। जीत आप कह सकते हो, बिल्कुल आप कह सकते हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ गवाया कुछ नहीं है, जो आए थे हाँ, वो कुछ ना कुछ दे कर गए बस। और इसके बाद में महाराणा प्रताप की हौसला अफजाई ऐसी बढ़ी। अब देखो, बदायूनी लिखता है कि हम जीते, अकबरनामा लिखता है कि हम जीते, तो ये लोग वहां से जब गए वो इतने खौफ में गए कि जब गोगुंदा में वो रुके या किसी जगह पे रुके, इनको बड़ी बड़ी ऐसी दीवारें बनानी पड़ी बांस के बल्लों से या फिर अपने भालों से, बड़े बड़े कि भाई पीछे से आके मारेंगे मेवाड़ी, रात को ना आ जाए। दूसरी चीज, ये जहां से जा रहे थे फिर बीच बीच में इनके आटा लेके भाग रहे थे, और जाते जाते रास्ते में इन्होंने जब लोगों को बताया कि हम जीते, कोई यकीन भी नहीं कर रहा था तुम जीते। कंडीशन इतनी वर्सन थी, वो देख के पता लग जाता है। हाँ, तो इसमें जैसे आपने बताया कि भाई जो नंबर ऑफ सैनिक था, हाँ, वह कुछ भी हो, हाँ, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं अंतर सब में है। कहीं अगर 2000 हैं तो उनके 5 हैं, कोई 20 कह रहा है तो उनको 80 कह रहा है, मतलब अनुपात तो हाँ कम ज्यादा था, हमारे कम ही थे। हाँ, अनुपात तो कम ज्यादा था। हाँ। साथ ही इसमें हल्दी घाटी का युद्ध तो हुआ कुछ घंटे का, आप बता रहे हो, आपकी वीडियो भी मैंने देखा था कि 4 घंटे का वो अराउंड युद्ध था। हाँ। लेकिन जो 4 वर्ष की तपस्या थी, हाँ, संयम रखना, हाँ, तैयारी करना, हाँ, लोग जोड़ना, हाँ, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, वही है ना कि जैसे देखो, अब एक नियम क्या होता है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि सामने वाले की टीम में कितने लोग हैं, या फिर वो क्या क्या सोर्सेस के साथ में आ रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, अब देखो, जो ये आमेर का घराना था, आमेर का जो घराना था मान सिंह का, हाँ, मान सिंह की उम्र बहुत कम थी, 26 साल का था, 26-27 साल का था नियर अबाउट। दूसरी चीज, मान सिंह के उम्र के साथ साथ मान सिंह का जो पूरा परिवार था वो मेवाड़ में इनके अंडर में काम किया करते थे। समय के साथ मुगल आए, मुगलों ने कछवाओं के साथ में संधि वंदी करी, वो चले गए वहां से और इन्होंने छोड़ दिया। अब मान सिंह को भेजने का मेन पर्सपेक्टिव ये था अकबर का कि महाराणा प्रताप मान सिंह हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे, इस बात से चिढ़ के वो बाहर निकलेंगे। उसमें भी महाराणा प्रताप ने संयम रखा है कि नहीं, पहले नहीं जाना है, जोश नहीं दिखाना है ना। ये सेम हुआ था जब अफजल खान आया था, वो पहले मंदिर फोड़ना शुरू किया था उसने अलग अलग, उसे लगा मंदिर फोड़ूंगा बाहर निकलेंगे, वो उत्तेजित कर रहे थे। संयम वो रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखो, जिसको युद्ध करना आता है, जिसे युद्ध करना आता है, अच्छे से आता है, वो कई लड़ाइयाँ जीतता है। लेकिन जिसे ये ज्ञात होता है
कि युद्ध कहाँ करना है, किस जगह पे करना है, कब किस करना है, समय पे करना है, बिल्कुल। वो सारे युद्ध जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल ये इन दोनों को ज्ञात था। बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पराक्रम से आप युद्ध में नहीं टक्कर जीतते। दे सकते हो, हाँ लेकिन अवसर पैदा करना, हाँ उस अवसर के अनुसार हाँ अपनी रणनीति को हाँ, प्लान चेंज हाँ, करना, यह भी युद्ध की नीति हाँ, है। साथ ही जैसे कि जब वो ऊपर गए पहाड़ी हाँ, पर हल्दी घाटी में, हाँ, तो पूरी फसलें, सब खेत खाली कर दिया उन्होंने, खाली कर दिया। हाँ उसका क्या कारण था? देखो, उसमें दो चीजें ऐसी थी कि महाराणा प्रताप को ये पता था कि सपोज ये लोग रुके यहाँ पे, अब ऐसा भी नहीं था कि युद्ध वो लोग वहां से डायरेक्ट दौड़ के आए, ये लोग यहाँ से, ना। महाराणा प्रताप वहां पे शाही बाग करके एक जगह है, फूल बाग कहते हैं वहां पे, महाराणा गुलाब की खेती होती थी वहां पे। तो महाराणा प्रताप 1 डे प्रायर वहां पे जाके रुके हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी में नहीं हुआ है, हल्दी घाटी से बाहर खमनोर का मैदान है, वहां पे हुआ है। लोग बोलते कि रक्त तलाई में, वहां पे खून की नदी जो तालाब जमा, उसे रक्त की तलाई, रक्त तालाब वैसा बोला गया। तो खमनोर के मैदान में हुआ। वहां से उधर के साइड में मानसिंह भी रुका था, और मानसिंह वहां रुका है ये समझने का महाराणा प्रताप यहां से आए थे। अब वो रुका है, उसको खाना तो चाहिए, बिल्कुल। अब वो खाना उसके हाथ में ना लगे, इसीलिए पूरी खेतियां डिस्ट्रक्ट करके रखी थी। इन सबको बोला आप उठो, अरावली के पर्वतों में जाओ, पर्वतों पे खेती करो। इसके लिए स्पेसिफिकली महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से 70 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर अलग अलग डैम्स और रिजर्वियर्स बनाए थे कि भैया लोगों को खेती करते आनी चाहिए। लोग पहाड़ों पे खेती करते आए, यहां तक कि महाराणा प्रताप ने पहाड़ों के ऊपर खेती से उत्पादित होने वाला अन्न, ये वहां पे कोठार बना के रखे थे, स्टोरेज हाउस, कि भैया तुम्हारा अन्न यहां पे स्टोर करो, नीचे रखोगे, ये लेके चले जाएंगे। बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके। हर ऐसा नहीं है हाँ, आ जाओ बाद में देखते, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो फिर तैयारी नहीं है तो आदमी युद्ध कैसे जीतेगा। साथ ही इसमें एक बात आती है बार बार कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी हमने खेती के ऊपर बात करी, ठीक है, बिल्कुल। हम कह रहे हैं महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में खेती करना सिखाया, महाराणा प्रताप ने रिजर्वेयर्स बनाए, हमने खेती की तारीफ करी है अभी अभी, लोगों के ऊपर भी आंच नहीं आने दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मराठाओं की हिस्ट्री में मैं जब पढ़ता हूँ तो एक ना गांव के गांव उजड़ जाते थे। ये एक फेनोमेना होता था उस समय पे, अटैक होने की वजह से या कुछ होने की वजह से। तो मराठाओं में कई गांव उजड़े हैं। महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ते आपको समझेगा वो कम उजड़े हैं, वो राजस्थान में होने के बाद वो कम उजड़े हैं। हम यदि ये कह रहे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप ने उस तरह से चीजें वहां पे ये देखी, विकसित करी। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप ने पहाड़ों के ऊपर खेती करना सिखाया, लोगों को सुरक्षित रखना सिखाया, उसके बाद में भी खेती इतनी जबरदस्त की, और अब फिर आप कहेंगे कि घास की रोटी खाई, विपर्यास नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति। लेकिन ये कवि कल्पना है, कवि कल्पना है। दूसरी चीज, एक जगह पे कवियों ने महाराणा प्रताप का नाम बहुत ऊपर लेके, मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ। एक जगह पे ये भी आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अमर सिंह जी महाराणा प्रताप के साथ में बैठे, तो कोई बिल्ली आई या कोई है, वो उनकी रोटी छीन के चले गए। हल्दी घाटी के युद्ध के वक्त तकरीबन 17 साल के अमर सिंह जी, और वो उदयपुर में पूरी फैमिली डिफेंड करके बैठे वहां पे। उनको वहां पे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से अगर उदयपुर में आक्रमण होता है डिफेंड करो। उसके 2-3 साल के बाद में 20 साल ये व्यक्ति 17 साल में डिफेंडिंग पोजीशन बैठे, 17 साल 18, 19, 20 साल की उम्र में रोटी लेके भागेंगे उनकी कोई? तो ये कवि की कल्पना के साथ अतिशयोक्ति है। बिल्कुल हो सकता है। और साथ ही देखो क्या है ना कि मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि आपने बताया कि वो पहाड़ों में खेती करना सिखाया, हाँ, तो पहाड़ों में घास होती थी, हाँ, घास की जगह वो अनाज उगा रहे हैं, हो सकता ये है। एक कंपैरिजन, एक कहने का तरीका हो सकता है। देखो दूसरी चीज क्या है कि हम जब कह रहे हैं कि मैं कोई व्यक्ति सूरज सा तपा है, मतलब सूरज जैसा नहीं तपेगा वो कवि की कल्पना है। हाँ, इतनी आप कंपैरिजन है, मर जाओगे भाई, आधा भी तपने लगा। कंपैरिजन है, कंपैरिजन है। सूरज मतलब जैसे कहने का तरीका कि एक्सट्रीम लेवल पे गया वो, सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे तपना होगा, तो मेहनत करनी होगी, बिल्कुल वो कहना है, बिल्कुल मेटाफर है। बिल्कुल। देखो इसमें तो कोई वो शंका है नहीं कि उन्होंने एकदम योजनाबद्ध तरीके से लड़ा है, बिल्कुल स्वीकार नहीं की दास्ता, अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके लिए कम रिसोर्सेज होते हुए भी अकबर से कम रिसोर्सेज, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने टक्कर दिया और भय दिया कि अकबर सामने भी नहीं आया। अकबर के आप अगर पूरा लेंथ निकालोगे ना,
अकबर लाहौर से लेके बंगाल तक फैला है और ऊपर में कश्मीर तक वो जा चुका है, कश्मीर से लेके नीचे खानदेश तक, खानदेश ना महाराष्ट्र की बॉर्डर तक आ चुका है वो। उसके कंपेयर में अगर आप मेवाड़ देखोगे मतलब मेवाड़ एक बहुत छोटा सा रीजन है, 5-10%, 5-10% भी नहीं, बहुत बोल दिया आपने, उससे भी छोटा। मतलब कैसे बताऊं मैं, जैसे कि बहुत बहुत छोटा, मतलब दिल्ली जितना या उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा, उतना 1% ही हुआ है। हाँ 1% ही हुआ, अगर 1% भी नहीं होगा, क्षेत्र बहुत देखेंगे छोटा, बहुत क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर भी एक छोटा सा क्षेत्र, वो मेवाड़ का रीजन था। बिल्कुल। तो आशीष जी, आपने बताया कि मान सिंह को भेजा था अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के समय, तो मान सिंह भी राजपूत थे, तो उनका अकबर का सेनापति होना उचित था या उसकी परिस्थिति के अनुसार अनुचित? मतलब देखो, ये जब मेरी सीरीज चली ना, उस समय भी मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आपने मान सिंह के क्रिटिसाइज करो, लेकिन मान सिंह का आप दायित्व देखो। ठीक है, मैंने कहा ना ठीक है। ज्वाला देवी का छत लगाने का काम अकबर ने किया है। अकबर के जिस ऊपर अगर अपना पॉडकास्ट, अकबर पे मेरी सीरीज आने वाली है, अकबर पे देखना है। अकबर इज एन एक्सट्रीमली स्यूड पॉलिटिशियन। मंदिर बनाने का काम अकबर ने भी किया है। औरंगजेब के लिए एनसीईआरटी में दिया, ऐसा दिया, लेकिन औरंगजेब ने नहीं करा है, अकबर ने करा है। इसके सोर्सेस मैं ला के देता हूँ। तो क्या आप अकबर को भी मान कहोगे? बिल्कुल नहीं। झाला मानसिंह की मृत्यु होती है हल्दी घाटी के युद्ध में। ग्वालियर के राजा और उनके 3 पुत्र वहां पे, उनकी मृत्यु होती है, शहीद होते हैं वो, बलिदानी होते हैं। कौन जिम्मेदार है, मानसिंह या अकबर? आप यदि साथ नहीं देते, अकबर को भी ताकत नहीं आती इतनी, किसी और को भेजता। क्यों महाराणा प्रताप के साथ खड़े नहीं हुए आप? होना चाहिए था ना। बिल्कुल। 5000 में से 2000 की सेना, 3000 की सेना संपूर्ण राजपूतों की सेना है। मियत्तर खान के सामने ये यहाँ से जब पीछे भाग रहे थे तो भागते 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 सीधे गए, तो वहां पे बदायूनी खड़ा है, बदायूनी पूछ रहा है, बोले बांध तो चलाना है, चलाओ किस पे? तो एक से एक सैनिक बोल रहा है मुगलों का, बोले चलाओ चलाओ, दोनों तरफ से राजपूती मरेंगे और फायदा इस्लाम का ही होगा। आप समझ रहे हो, वो खेल रहा था सिर्फ आपके साथ और आप खेलने दे रहे थे। बिल्कुल। जगन्नाथपुरी का मंदिर बचाया, रिस्पेक्ट। लेकिन समय के साथ आप सपोज करो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को भाला लग जाता, महाराणा प्रताप बलिदानी हल्दी घाटी में ही हो जाते, कौन जिम्मेदार होता? और मान सिंह का ही भाला लगता। मान सिंह। साथ ही ये भी तो देखो ना, आपको इस देश की प्रॉब्लम क्या है पता है? इसको अपना नायक ही नहीं चुनना आता। अलते भलतों को नायक बना के रखा है आज भी, उस समय पे भी। ये नहीं यार, ये सही है, क्यों एकजुट होना नहीं आता? आपको नायक चुनना नहीं आ रहा अपना, आप एकजुट नहीं हो सकते। महाराणा प्रताप की हिस्ट्री क्यों आप ऐसा समझ रहे हो कि सिर्फ राजपूतों की हिस्ट्री है? वहां पे तो भिल्ल भी लड़े थे, वहां पे ब्राह्मण भी लड़े थे, वहां पे हर जाति के व्यक्ति लड़े थे। भाटों ने लिस्ट निकाली थी, उसमें हर जाति के लोग थे। बिल्कुल। इसमें ही आशीष भाई, जब युद्ध होता है तो युद्ध में सैनिक लड़ता है, हाँ, पर उस सैनिक के हाथ में हथियार है, वो सैनिक भोजन भी कर रहा है, वस्त्र भी पहन रहा है सुरक्षा के, तो क्या वो सब सैनिक नहीं बने हैं? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सारे सैनिक हैं। वो अपनी मिट्टी की, इस मिट्टी ने हर जाति के लोग उगाए, उसके लिए हर जाति के लोग लड़े। लीडरशिप हो सकती है कि वो, अच्छा सपोज करो महाराणा प्रताप राजपूत नहीं होते, तो क्या वो महान नहीं होते? छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा नहीं होते, क्या वो महान नहीं होते? अपने बाजी प्रभु बाजीराव पेशवा जो हुए वो ब्राह्मण नहीं होते, तो क्या वो महान नहीं होते? होते। कर्म ऐसे थे, कर्म ऐसे थे ना। जो भिल्लों की सेना में थे, वो भिल्ल न होते हुए कोई दूसरी सेना के होते, दूसरी जाति के होते, क्या वो महान नहीं होते? श्री कृष्ण यदि यादव नहीं होते, क्या वो महान नहीं होते? फिर भी भगवान ही होते। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे यहाँ पे कर्म प्रधान देश है, तो कर्मों को महत्व है। फिर मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि जो युद्ध हो रहा है, युद्ध का क्रेडिट सैनिक ले रहा है, हाँ, पर उस क्रेडिट में हिस्सा तो हर वर्ग का है। हर वर्ग का है। आप उसे हर वर्ग में मत कहो, उसमें क्रेडिट सिर्फ देशभक्तों का है। हाँ, उसमें एक हिस्सा देशभक्तों का है। महाराणा प्रताप ने ये नहीं कहा कि मैं राजपूताना बचा रहा हूं, महाराणा प्रताप ने कहा मैं मेवाड़ बचा रहा हूं, राष्ट्र बचा रहा हूँ, बिल्कुल मेवाड़ बचा रहा हूँ, मैं अपनी मातृभूमि को बचा रहा हूं।
ये इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं मराठा साम्राज्य बचा रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा मैं स्वराज बचा रहा हूँ। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना होगा। साथ ही कुछ लोग कहते हैं, मैंने भी देखा है कमेंट्स वगैरह में, कि मान सिंह का पक्ष लेते हैं कि मान सिंह ने तो अपना आमेर बचाया, अगर वो विरोध करते तो वहाँ की सभ्यता नष्ट हो जाती, मंदिर बचाए। परंतु क्या यह प्रश्न उनके मन में नहीं आता ऐसे लोगों के कि मान सिंह के पास जब अवसर था कि महाराणा प्रताप संसाधन कम होते हुए भी विरोध कर रहे हैं, डटकर लड़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उन संसाधनों को बढ़ा दूं। ऐसा वो कर सकते थे। बिल्कुल हो सकता था। तो फिर क्यों ना हम कहें कि भाई वो निजी हित में उन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाद में जब आपको समझ में आता है कि भैया, हाँ, एक जगह पे उल्लेख है कि मानसिंह को दरबार में से इसलिए निकाला गया था क्योंकि हल्दी घाटी जीतने के बाद, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध होने के बाद, उनका ड्रॉ होने के बाद में ये गोगुंदा के साइड में जब घुसे तो मानसिंह ने लूटने नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखोगे महाराणा प्रताप ने ऑलरेडी पूरे शहर बस्ती खाली कराई थी, लूटने कहाँ वाला था ये? फिर लूटने की शक्ति कहाँ छोड़ी थी? आप दोनों तरह से नहीं खेल सकते हो। महाराणा प्रताप एक कह रहे हो कि महाराणा प्रताप ने तो युक्ति लड़ाई, सबको खाली करवा दिया, फिर कह रहे हो कि उन्होंने लूटने, वो खाली था भाई, वो कहाँ लूटता? जब उन्होंने खेत में अनाज ही नहीं छोड़ा, घरों में लोग ही नहीं छोड़े, लूटेगा कहाँ पे? मैंने तो बल्कि एक वीडियो में ये देखा था कि बाद में जब अनाज उन्हें नहीं मिला युद्ध के पश्चात भी, क्योंकि एकदम से तो भाग जा नहीं सकते, रास्ते में रुकेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले कोई जेट प्लेन तो थे नहीं, तो उन्होंने अपने साथ जो वो घोड़े ऊंट लेके आए थे उनको मार के खाया है। हो सकता, ये मैंने नहीं पढ़ा है, हो सकता है क्योंकि भाई मैदान तो उन्होंने दूर तक, हो सकता है फसल छोड़ी नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी मैंने हो सकता है, तो ये भी तो एक योजना थी। हाँ, हो सकता कि कैसे मनोबल तोड़कर दोबारा कोई आने की हिम्मत ही ना करे। बिल्कुल। साथ ही आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि जो माताएं थी छत्रपति शिवाजी महाराज की और महाराणा प्रताप की माता, उनका कितना अधिक महत्वपूर्ण एक रोल था इनके जीवन में। दोनों के जीवन में सबसे अधिक रोल माताओं का ही है। देखो मेरा ना ये हमेशा से कहना है, ये मेरा हमेशा से एक बोलना होता है, शेर को ट्रेनिंग शेर नहीं देता, शेर को ट्रेनिंग शेरनी देती है। हाँ, मैन बिल्ड एम्पायर्स बट वुमन बिल्ड अ मैन। मर्द साम्राज्य खड़ा करता है लेकिन मर्द को औरत खड़ी करती है। शाहजी राजे उस समय आदिल शाह की यहाँ पे थे, और महाराणा प्रताप के पिताजी, उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। उदय सिंह जी जो है, जयवंता देवी जी का ज़्यादा ध्यान था। इसके बावजूद देखो ये ना, ये इतिहास में मजा भी क्यों आता है ना, इतिहास आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाता है, समाज को नहीं समझता। देखो अच्छा, एक मर्द कैसा होना चाहिए, ये मर्द को ज़्यादा अच्छे से बताएगा या औरत मर्द को ज़्यादा अच्छे से बताएंगी? बिकॉज जो कमियां उसमें है, जो वो पूरी नहीं कर सकती, वो मर्द पूरा कर सकता है। तो वो कहेंगे ना यार यू शुड डू दिस, बट उसके लिए उसका भी फेमिनाइन पिक पे चाहिए। आई वॉन्ट दिस इन अ मस्कुलिन मैनर, दिस। ये तुझे, जब हमारे यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज जब पालने में थे तो जो गाने गाते हैं हम पालने में, पालना गीत जब ये होता है, लोरिया जो होती है, तो उसमें जीजाबाई गाती है कि बहुत सौ लिया 9 महीने मेरे गर्भ में तूने, अब युद्ध उठ जा और युद्ध करना है तुझे, जल्दी बड़ा हो, युद्ध करना है तुझे। ये लोरियों में आ रहा है उनके। तो इससे आपको क्या समझेगा कि ये माँ का दायित्व होता है कि वो किस तरह से एम्फेसाइज कर रही है समाज में क्या चल रहा है। हमारे यहाँ पे कहावत है, शिवाजी जन्मो पण बाजूच्या घरात, यानी शिवाजी महाराज का जन्म तो होना चाहिए लेकिन बाजू वाले के घर में होना चाहिए। वो हिंदी में भी कहावत है कि भगत सिंह तो हो, हाँ, पर हमारे घर से ना हो। हाँ, तो उसमें कैसा है कि आपकी माता ही चुनेगी कि भैया मेरा लड़का कहाँ जाएगा। जो देखो, क्योंकि माँ जो होती है ना, वो सपोज आपके पिताजी की उम्र 35 साल है, आपके माताजी की उम्र 30 साल है, पिताजी माताजी से 5 साल बड़ी है, आधार कार्ड में भी और आपके इसमें भी ऐसा लिखा जाएगा पिताजी 35 साल बड़े, माताजी 30 साल बड़ी। ला, लेकिन वो जो 9 महीने माँ के पेट में होता है ना बच्चा, वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो भगवान भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो उसमें जो गर्भ संस्कार आते हैं, उसके बाद जब बच्चा 1 से 1.5 साल तक अपनी माँ के छाती को चिपक के दूध पीता है, वो खाना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। भले ही बाप दुनिया के किसी भी कोने से
तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे महंगी चीज लेके आए, माँ का दूध होता है। तो इसीलिए जो संस्कार है उसमें सबसे बड़ा रोल माताओं का है। जयवंता देवी ने रामायण महाभारत इसकी शिक्षा दी है, जीजाबाई ने महाभारत रामायण की शिक्षा दी है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और एक मैं मतलब आप सोच के देखो, अपने आप को उस स्थान पर रख के देखो कि एक माता है, वह अपने बालक का एक दिशा तय कर रही है, और दिशा भी वह तय कर रही है जिसमें उसकी मृत्यु जा सकती है। हाँ तो बिल्कुल, कितना कलेजा रहा होगा। बिल्कुल, ये प्रसंग आता है जिस समय पे अफजल खान आया था। तो अफजल खान के वक्त शिवाजी महाराज को थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि अब समझो, हाँ, शिवाजी महाराज के बड़े भाई जीजाबाई के बड़े बेटे, उनका नाम था संभाजी महाराज, उनका भी नाम संभाजी महाराज था। और शिवाजी महाराज, अब कनकगिरी का युद्ध हुआ, वहां पे छल से अफजल खान की तरफ से लड़ रहे थे। ये सब एक ही आर्मी में थे, आदिल शाह के, संभाजी महाराज और शाहजी राजे वगैरह। तो वहां पे छल से कनकगिरी में संभाजी महाराज को मरवा दिया अफजल खान ने, क्योंकि वो भोसले फैमिली से जलता था, क्योंकि शाहजी राजे का भी वर्चस्व उतना था आदिल शाह के दरबार में। और आदिल शाह के दरबार में शाहजी राजे को कैद करके वो आदिल शाह के सामने लेके गया था। वो एक हिस्ट्री का प्रसंग बताऊंगा, वो वीडियोस में है। तो जिन्होंने आपके पिताजी को कैद किया और आपके बड़े भाई को मारा, ऐसे व्यक्ति के सामने आपकी माता आपको भेज के कह रही है कि जा, तेरे को तो लड़ना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने कहा यदा कदाचित हमारी मृत्यु हो गई तो, बोले तो मैं समझूंगी कि मुझे कभी पुत्र ही नहीं हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा, बड़ा पुत्र वैसे ही जा चुका है, पिताजी बेंगलोर में है, मतलब कर्नाटका में है। युद्ध करना है, युद्ध करना है, यही क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म भी यही है। और एक माता ने एक अपना दायित्व समझा कि भाई ये हमारा परिवार राजसी परिवार है, तो हमारा दायित्व, तो मेरा दायित्व पहला मराठी बाना है, मेरा दायित्व पहले मेवाड़ी बाना है, मेरा पहला परिवार वो है। बिल्कुल, सोसाइटी के लिए। तो अभी अकबर के आपने जैसे बताया कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ था, मंदिर भी उसने बनवाए, आस्था से नहीं किसी सोच से बनवाए, हो सकता है। पर तो वो साहसी था या नहीं था, सामने कहते हैं लोग कि भाई साहस नहीं था उसमें, सामने प्रत्यक्ष आने का, वो कभी आया नहीं। परंतु वो एक राजनीति की तो बड़ी कुशल था उसमें भरी हुई थी। तो उस पर थोड़ा सा बताएंगे आप? देखो अकबर का क्या था ना, अकबर का एक किस्सा बताता हूँ। ये अकबरनामा में दिया है, और देखो गलती सिर्फ अकबर की नहीं है, मतलब महानता सिर्फ अकबर की नहीं है, मूर्खता राइटर्स की भी है, जिन्होंने अकबर को पोर्ट्रे ही नहीं कर पाए प्रॉपर। अकबर का पॉलिटिकल एंगल देखो कैसा है। अब हुआ क्या, अकबर को अंधेरे से डर लगता था। ये मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूं, अकबरनामा में भी मौजूद है। अकबर बताता है कि जिस समय पे बचपन में वो किडनैप हुआ था, 3 साल का था, उसको लेके गए थे, तो अपनी 2 दाई माँ के साथ में वो किडनैप हुआ था। तो बोले 3 साल का था, तो जिस जगह पे वो था तो वहां पे बड़ा अंधेरा था, सडनली वहां पे दिया आया, दिए को देख के मैं शांत हुआ। ऐसा अकबर ने लिखा है, अबू फजल को बताया। उसके बाद में ये अकबरनामा में लिखा है। अकबरनामा में एक प्रसंग और आता है जहां पे वो कह रहे हैं कि अकबर रात को सोता ही नहीं था, वो रात भर मीटिंग लेता था, और जब भी वो आता था अपने महलों में, उसे संपूर्ण जगहों पे दिए लगे रहने चाहिए रहते थे। एक दिन दिए लगाने में जो लगाने वाला था उसने गलती कर दी, उसने उसे मृत्यु दंड दिया है। He was so much in fear of dark. एक हाथी जब मचल जाता था तो हाथी को शांत करने का एक तरीका होता था, एक पर्दा लेते थे बड़ा सा, हाथी के सर पे डालते थे, और वो जब जाता था नीचे और ऊपर लेके आते थे तो हाथी का अंधेरा होने की वजह से वो होता, उसका नाम उसने उस प्रोसेस को अंधियारी कहते थे। अकबर ने प्रोसेस का नाम चेंज कर दिया। पर्दा जा रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना, हाँ, तो अंधियारी नहीं उजियारी कहेंगे। अब हुआ क्या, समय के साथ में अकबर को जब रात हो रही है तो अकबर जाके दिए के पास में बैठना या अग्नि के पास में बैठना अकबर को बड़ा अच्छा लगता था। लोगों ने प्रेस करना शुरू कर दिया, अरे बोले अकबर तो पूजा करता है, बोले अपने अग्नि की पूजा कर रहा है।
अकबर अग्नि पूजक है, ऐसी मिथ्या फैल गई। अकबर ने इसका फायदा उठाया, बोले हाँ मैं पूजा करता हूँ, हाँ दिवाली मनाएंगे बोले। वो अकबर की साइकोलॉजिकल नीड थी। वो लोगों को लगा वो राजा ऐसा है कि भैया वो ये कर रहा है, ठीक है हाँ मैं करूँगा। ऐसे गलती से नहीं, आप चले गए कहीं पे और आपने सपोज करो शेर मरा है और गलती से आप जंगल में जाके आपके हाथ में चाकू आ गया, बोले हाँ मैंने मारा, वो अकबर है। दूसरी चीज, अकबर ने जजिया बंद करवाया, लेकिन लाहौर के साइड में और बाकी साइड्स में जहां पे कुछ नियम होते थे कि भैया हिंदू घोड़े पे नहीं चढ़ेगा, उसके जो मुस्लिम सेनापति रहते थे या फिर उसके जो मुस्लिम प्रशासक रहते थे अलग अलग दिशाओं में, अकबर ने डायरेक्टली उनको कभी नहीं डांटा। वो कुछ ना कुछ कांड करते रहते थे। और जो इसके डायरेक्ट अंडर में आता था, यानी कि ये आगरा या फिर अजमेर का एरिया, वहां पे अकबर अच्छे से काम करता था, क्योंकि यहाँ पे राजपूतों की संख्या ज्यादा थी, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो यहाँ पे अच्छे से प्रशासन चल रहा है, यानी कि राजपूत भी खुश, दूर दराज में तुम जो कर रहे हो तुम भी खुश। वो छेड़ता नहीं था। सो अकबर पॉलिटिशियन था। अकबर क्या करता था, जिस राजपूत के साथ में संधि करता था उसकी बेटी से शादी करता था, ताकि कल को वो यदि राजपूत अकबर के खिलाफ भी चले जाए तो आक्रमण ना कर, घर पे बेटी है ना इसकी, हाँ एक संबंध स्थापित कर लिया। ये अकबर का पॉलिटिकल ब्रेन था। अकबर इस तरह से खेलता था। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हें अगर भारत में पॉलिटिशियन बनना है, अकबर पढ़ना पड़ेगा। मतलब धूर्तता थी उसमें खतरनाक धूर्त। समाज के किस वर्ग को क्या पसंद है, और इसके लिए आपको प्रेज भी करना पड़ेगा ना उसको, कि भाई मैं ये नहीं कह रहा वो मानता नहीं था, वो मत मानो आप, लेकिन शत्रु खतरनाक था। इसीलिए हमारे लोगों ने जब युद्ध किया, इसीलिए उनका नाम हुआ। महाराणा प्रताप गली के किसी छोटे से व्यक्ति को मार देते, कौन पहचानता? औरंगजेब आशिया खंडा का सबसे बड़ी सेना लेके बैठा हुआ व्यक्ति है। छत्रपति शिवाजी महाराज सबसे छोटी सेना लेके बैठे हुए व्यक्ति है। दोनों में युद्ध हो रहा है, या दोनों के इसमें ये हो रहा है, उन्हें आप हरा। आपकी समस्याएं जितनी बड़ी होती है, आपका नाम उतना बड़ा होता है। बिल्कुल, जितना बड़ा छोटा समस्या होगी ना, दुश्मन कितना बड़ा है उससे आपका कद पता। एक बताता मैं आपको, सुपरमैन मूवी देखी होंगी आपने। सुपरमैन मूवी कंटिन्यू फ्लॉप हुई, 6 पार्ट निकले सुपरमैन के, अलग अलग, लेकिन जो मैन ऑफ स्टील आई वो थोड़ी बहुत चली, पास हो गई। क्यों? क्योंकि मैन ऑफ स्टील में उन्होंने विलन बहुत अच्छा लिया था, बाकी इसमें सारे विलन फेल है। एवेंजर्स की मूवी इतनी क्यों चली? क्योंकि थैनोस इतना पावरफुल दिखा दिया उन लोगों ने कि भाई उसको मारने के लिए ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, ये भी आ रहा। नियम है, जिंदगी उन्हीं की सक्सेसफुल होंगी जिनकी समस्याएं बड़ी होंगी, जिनके दुश्मन बड़े होंगे। छोटे छोटे दुश्मन नहीं रखना है। इसीलिए दुश्मनों को भी प्रेस करना सीखो, उनसे भी कुछ सीखो। आप मीम बना रहे हो, ये तो ऐसा ही था ये। बिल्कुल, देखो ये तो आपने बताया कि भाई उसमें कुछ थी जो एक कुशल शासन में होनी चाहिए, उसमें कुछ क्वालिटीज थी, पर फिर भी मेरा ये प्रश्न रहेगा कि वो ओवर हाइप्ड नहीं था। अकबर जैसे अकबर का उल्लेख किया गया, बस वही मान था, बाकी तो कोई था ही नहीं। देखो एक बात क्या है, ये डिपेंड करता है लिखने वाला कौन है। यदि मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हमने ओवर हाइप करके ना, वो तो महान था, G20 के मैगजीन में उसका ये था। G20 का मैगजीन अगर आपने देखा होगा, G20 के मैगजीन में अकबर का मेन उन्होंने उल्लेख किया था। अब अकबर का कैसा है, अकबर को आप जब ओवर हाइप कर रहे हो, आपको उसकी साइकोलॉजी आपने लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करी। अकबर ने जो आपको दिखाना चाहा वही आपने देखा और वही आपने लिखा। प्रॉब्लम यहाँ पे है। मतलब मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं महान हूं, आपने मान लिया मैं महान हूं, आपने लिख दिया मैं महान हूं। आपने कभी विश्लेषित तौर पे उसको बाइफरकेट करने की कोशिश नहीं की, जैसी बाइफरकेशन आपने हिंदू राजाओं के साथ में करी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, अशोक यदि बुद्धिस्ट नहीं बनता या फिर बुद्ध धर्म की प्रचालना नहीं देता, वो सिर्फ हिंदू होता, सारे कम्युनिस्ट राइटर उसको गाली दे रहे होते कि देखो इतने सगाओ भाई मार के अभी शांति की बातें कर रहा है। आप कौन सी खेमे में हो, ये भी तो राइटर ने चुना ना। ये भी आप जो मॉडर्न स्टोरी उन्होंने। साथ ही आपने बताया कि अकबर का कि उसकी जो दिए वाली कहानी है, वो दिए से के पास बैठा है क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड डर लगता है। हाँ। परंतु समझा किसी ने और कुछ, तो दिए की पूजा उसने वही कैच कर लिया। ये हुआ है, उसने वही कैच कर लिया। अब मैं आपको और एक बात बताऊं,
जहां तक मुझे लगता है ना, अकबर को ये समझ गया था कि उसे पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा एक समय के बाद, अगर उसे लंबा शासन करना है। वो औरंगजेब की जैसे मूर्ख नहीं है। औरंगजेब ताकतवर है, सेंट्रलाइज्ड बहुत सुपर्ब है औरंगजेब का, लेकिन सेंट्रलाइज जो ये कर रहा है कि बाबा मैं चलाऊंगा, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुगल धस चुके हैं पूरे नीचे। अकबर के मरने के बाद धसे नहीं, वो बड़े हैं। आप कैसे जिए और आपके जीने के बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शिता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी, संभाजी महाराज के जाने के बाद भी कितने तो दिनों तक, 1818 तक, 1680 के बाद 1818 तक, 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु है, 1689 में संभाजी महाराज की मृत्यु है। उसके बाद में मोर ऑन मोर बहुत पावरफुल ऐसा राजा नहीं है। और ये होना भी मराठा साम्राज्य तो 1818 तक लड़े ये लोग मराठा। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि आपकी दूरदर्शिता कितनी है। वो औरंगजेब के पास में नहीं थी, वो अकबर के पास में थी। इसका एक कारण और रह सकता है, अकबर अनपढ़ था। अच्छा, ज्यादा पढ़ता तो कट्टर हो जाता। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, और अकबर को रिलीजियस टेक्स्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपना खुद का धर्म बना रहा है वो बोल रहा है मैं ही आखिरी पैगंबर हूँ। उसके खिलाफ फतवे निकल रहे हैं, वो किसी का सगा नहीं हो रहा है भाई, वो सबको लेके चल रहा है। वो ये उसका पॉलिटिकल ब्रेन है। बिल्कुल। साथ ही इसमें फिर अकबर का जो आपने बताया भाई, महान तो वो नहीं था, कुछ भ्रम फैलाया या कुछ दिखाना वो चाहा, दिमाग था उसका, जो उसने दिमाग था उसका। अपने आप को महान उसने प्रस्तुत किया, लेकिन वो दिमाग था। इतनी बड़ी जनता को बेवकूफ बना के रखना ये आसान नहीं होता। हाँ, आसान नहीं होता, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल, भ्रम में रखना आसान नहीं है। कई पॉलिटिशियन आपको भ्रम में रखते हैं, तो मानो कि भैया उनकी राजनीति कितनी जोरदार है, तो मानो कि अकबर की वो कितनी खतरनाक रही होगी। अभी भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अभी भी है ना, होंगे ना जो भ्रम में रख के जी रहे होंगे। तो एक और मिथ है या सच्चाई है, महाराणा प्रताप की हाइट, उनकी शक्ति, शारीरिक शक्ति, भाला 65 किलो, तलवार 2, इतनी भारी भारी। हाँ। मतलब मैंने तो देखा है कि कहीं कहीं लिखते हैं कि 200 किलो का वजन वो अपने शरीर में रखते थे, तो ये प्रैक्टिकली मुझे संभव नहीं लगा। अब देखो कैसा है ना, महाराणा प्रताप के शरीर रचना के बारे में किसी भी कंटेम्प्रेरी सोर्स में दिया नहीं है, दिया ही नहीं है। एक महाराणा प्रताप के समय में एक पेंटर हुआ, कुछ तो नाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं कमेंट कर दूंगा बाद में पॉडकास्ट के ऊपर। उसने तकरीबन भगवत गीता के ऊपर पेंटिंग्स ड्रॉ की है, भगवत गीता और महाभारत के पेंटिंग उन्होंने सीरीज में ड्रॉ करा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्दैव है, महाराणा प्रताप का एक भी कंटेम्प्रेरी पेंटिंग अवेलेबल नहीं है, नॉट अ सिंगल। महाराणा प्रताप के जाने के 50, 60, 100 सालों के बाद में महाराणा प्रताप किस तरह से रहे होंगे, ये इमेजिन करके पेंटिंग बनाई गई है। तो हमने जब इमेजिन किया कि व्यक्ति शूर था, हमने कहा है भाई बॉडी होंगी, हाइट होंगी, तलवार भारी होंगी, ये होगा वो होगा। क्यों? अच्छा, महाराणा प्रताप का भाला अभी भी अवेलेबल है, महाराणा प्रताप की ढाल अभी भी अवेलेबल है, म्यूजियम में है। मैं ये 10 बार बोल चुका हूँ कि लक्षराज सिंह जी जो है, जो महाराणा प्रताप के करंट वंशज है, उन्होंने खुद स्टेटमेंट में ये कहा है कि हाइट 6 फीट तक होंगी मैक्सिमम, 5.8 to 6 फीट। उनका भाला कभी भी 2.5 kg के ऊपर भाला नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत लंबे अरसे तक युद्ध करना है। इवन छत्रपति महाराष्ट्र में कहानी है ना कि संभाजी महाराज 65 किलो की तलवार चलाते, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1.5-2 किलो की तलवार 1000 ग्राम के नीचे लेके आए थे, उसका साइज बड़ा किया था लड़ने के लिए। ये सवाल ना इतना बोर हो चुका है मुझे सुन के। इसमें आशीष भाई, मैं जो समझता हूँ ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली ये तो 200 ये इतना पॉसिबल ही नहीं, चलाओगे जिम मारने थोड़ी जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं जिम भी नहीं कर पाते, भी नहीं कर पाओगे। लोग कहते अच्छा डेडलिफ्ट मारते हो आप, अब डेडलिफ्ट कंटिन्यू थोड़ी मारते हो, 1 मारते हो, 2 मारते हो, 3 मारते हो। हाँ, वो तो फिर युद्ध करना है तो भाई उसमें तो, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई उनका जो प्रहार होता था उसमें स्पीड शक्तिशाली, वो हो सकती है ना, वो अद्भुत हो सकती है, वो अद्भुत हो सकती है ना। हाँ, क्योंकि भाई तो ये इसमें तो कोई हम लोग शक ही नहीं है भाई। इसी से संबंधित ये है, जैसे शेर फाड़ने वाली कहानी है, हाँ, वो हर जगह पे फेमस है। सिखों में भी है, गुरु नानक ने शेर फाड़ा था, टीपू सुल्तान ने भी फाड़ा था, छत्रपति संभाजी महाराज ने भी फाड़ा था,
महाराणा प्रताप ने भी फाड़ा था। और महाराजा भरत ने भी बचपन हाँ, में। ये हर किसी के इसमें कहानी है। हम्म, देखो, शेर से लड़ाई करेंगे ये सोचना बहुत अच्छी बात है, या फिर ये क्या कह सकते हैं हम लोग, करेजियस थॉट है, लेकिन असल में लड़ना मूर्खता है। शेर से आप बच सकते हो। शेर का पावर कितना है, 350 किलो होता है। उसका PSI बाइटिंग फोर्स कितना है, आपके हाथों का बाइटिंग फोर्स, आपके हाथों का फोर्स कितना जाएगा, ये एक्चुअल पॉसिबल नहीं ये है। साहस की कहानियां हैं, मतलब और मोटिवेशन लोगों के के लिए। साथ में अब जैसे लोगों ने, अब जैसे लोग एडिट उस समय पे हमारे यहाँ पे जैसे हम एडिट करके फोटोज डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, हाँ। उस समय पेंटिंग बनाई जाती थी। सभी ने शेर के साथ में अपनी अपनी एक पेंटिंग बना दी। उस समय ट्रेंड रहा होगा वो, हर राजा के ट्रेंडिंग में रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें भाई कोई वो शंका नहीं है कि वो प्रतापी थे, क्योंकि भाई उन्होंने काम ऐसे किए थे। इसमें मैं इसमें हाँ, कोई दायित्व नहीं है, बिल्कुल। मतलब ये नहीं है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। साथ ही देखो वही है ना कि भाई एक जो शिक्षित व्यक्ति होगा ना, या जिसने देखा होगा, हाँ उसकी जो परिभाषा होगी वीरता की वो अलग होगी। एक जिसको बहकाना है हाँ उसके लिए शेर की कहानी होगी। हाँ, बिल्कुल, कह सकते हैं। अब उस समय पे ऐसी कई कहानियां प्रचलित करी जाती थी, ये सच्चाई है। अब देखो, मैं एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में कहानी है, छत्रपति शिवाजी महाराज में जो तलवार है, भवानी तलवार है, जो भवानी माता ने खुद दी थी, उस तलवार के ऊपर मेड इन इटली लिखा है। वो होता ऐसा था कि आपको लोगों में ये बताना पड़ता था कि ही इज द, ये प्रतिनिधि है भगवान के, भगवान ने खुद आदेश दिया है। लोग कैसे मानेंगे आपको? मोटिवेट करना है लोगों को। मोटिवेट करना है लोगों को, ये जरूरी होता है। आज नहीं, हमारे नेता लोग नहीं जाते मंदिरों में। बिल्कुल। तो उस समय वो डायरेक्ट कहते थे कि नहीं नहीं, वो मंदिर से सीधा भगवान आए थे इनको देने के लिए। करना पड़ता है, बात फैलानी पड़ती है। बिल्कुल, वो तरीका है उनका, वो तरीका है, अपनी बात कन्वे करने का। बात करने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही अभी हल्दी घाटी की बार बार हर जगह चर्चा है, पर एक युद्ध जिसका परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था, बैटल ऑफ दिवेर का उसकी चर्चा कहीं नहीं है, किसी की जिह्वा पे वो नहीं है, ऐसा क्यों? देखो, जिस समय हिस्ट्री लिखी गई, हिस्ट्री को सेंट्रलाइज वे में लिखा गया, यानी कि जो हिस्ट्री दिल्ली की रहेगी वो पूरे भारत की हिस्ट्री रहेगी। कैसे कह सकते हैं आप? पता है, यदुनाथ सरकार ने एक गलती करी। यदुनाथ सरकार ने, हिस्टोरियन है वो। हाँ, यदुनाथ सरकार ने जब अपनी किताब लिखी फॉल्स ऑफ मुगल, उस समय उनको लिखना चाहिए था राइज ऑफ मराठास, या उस समय लिखना था राइज ऑफ रीजनल पावर्स। छोटे छोटे रीजनल पावर उभर के आ रहे थे। सिख वहां से उभर रहे थे, मराठास यहां से उभर रहे थे, राजपूतों ने, अच्छा आगे जाके आमेर और मेवाड़ वालों में संधि है, वो उभर रहे थे। रीजनल पावर उस समय पे उभर के आ रहे थे। आपने इसके बारे में नहीं कहा। आपको एक बात देखनी होगी कि इन्होंने क्या किया, दिल्ली की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, तो कुछ जगह पे हारे भी, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस समय हम अपने लोगों के, मुगल थे तो बाहरी, थे फॉरेनर्स। बिल्कुल। अब क्यों नहीं मानते लोग? मानते क्यों नहीं है? तो दिवेर का युद्ध जहां पे जीते, इतनी बड़ी युद्ध नहीं है, छोड़ दो। और बात सिर्फ उनकी नहीं है, लेफ्टिस्ट राइटर्स ने इसे निग्लेक्ट किया। आप क्यों सोए हो अभी तक? दिवेर का युद्ध बहुत लोगों को पता ही नहीं है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के बाहर पता ही नहीं है। राजस्थान के बाहर अगर आप छोड़ोगे, बहुत लोगों को महाराणा प्रताप के दिवेर के युद्ध के बारे में पता नहीं है, जहां पे 36,000 मुगलों ने सरेंडर किया है। कितने तो थाने वो सरेंडर करके भागे वहां से। अब कोई कहता है कि 36,000 का आंकड़ा कम था ज्यादा था, वो बात छोड़ दो, सरेंडर कर दिया, सरेंडर किया ना, हारी मान ली, मानी ना, बिल्कुल हुआ ना। मतलब जेम्स टॉड कह रहा है कि इट इज अ मैराथन ऑफ राजस्थान। यानी यूनान में एक युद्ध हुआ था, यूनान और फ्रांस के बीच में, एक 5वीं शताब्दी के अराउंड में। वो युद्ध सेम वे में लड़ा गया था कि सीधा अटैक हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि महाराणा प्रताप ने रुक के अटैक किया। यहां से सीधा दिवेर की घाटी, वहां अटैक हुआ है, वहां से सीधा बहलोल खान जो कुंभलगढ़ के नीचे, वहां अटैक हुआ, सीधा फिर कुंभलगढ़ पे चढ़े। तो आपको ये समझना होगा कि महाराणा प्रताप को सिर्फ हल्दी घाटी तक सीमित रखा, और हल्दी घाटी के बाद निग्लेक्ट कर दिया गया जानबूझ के बाय कम्युनिस्ट राइटर्स। और
जानबूझ के बाय लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट राइटर्स, मूर्खतापूर्ण बाय राइटिस्ट विंग राइटर्स। अभी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि बनाया है, देखो, लोग जितना उनका महत्वपूर्ण उतना देखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फिर कहता है कि हमको पढ़ाया नहीं, जो पढ़ा रहा है वो देखेंगे नहीं। ओमिंद्र रतुन जी ने यदि किताब लिखी है, कितने लोगों ने पढ़ी है? क्यों नहीं पढ़ रहे आप? पढ़ने का छूट गए लोग भी। पढ़ो ना, जरूरी है ना, पढ़ो ना। राजवीर सर के इतने खूबसूरत वीडियोस है, आप देखो ना। स्प्रिंग बोर्ड वालों के, चारण सर के वीडियोस है, सुभाष चारण सर करके जो उनके धुरीना पे जो पढ़ाते, उनके वीडियो देखो ना, नॉलेज बटोरो ना। वीर विनोद की किताब कितने लोगों ने उठा के देखी है? 8 वॉल्यूम में है वो, संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास है। कितने ने देखा है? गौरीशंकर ओझा, कितने लोगों ने देखा है? हमारे लोग तो क्या हुआ है आशीष भाई कि सिर्फ जो स्कूल में पुस्तक में पढ़ा रहे हैं ना, उसी को हिस्ट्री मान रहे हैं। और दूसरी चीज, हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका क्या है, ये भी तो मैटर करता है ना। ये तो सबसे मैटर करता ये है। तो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना। मुझे आज बड़ा, मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ, ये कहानी किसी दिन बताऊंगा, लेकिन मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं एक्सीडेंटल टीचर हूँ। तो मुझे कई बार जब मैसेज आता है कि सर आप जब पढ़ाते, मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में अगर आप होते तो आज मैं बीए कर रहा होता, आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा होता, आज ये कर रहा होता। तरीका बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको पढ़ते हुए नींद आ रही है तो फिर आपको हिस्ट्री की तरह नहीं, आपको स्टोरी टेलिंग करना होगा, आपको दृश्य जागरूक करने होंगे, आपको वहां पे लोगों को पकड़ कर रखना होगा। मैं जब 8th में था, मैं 10th में हिस्ट्री पढ़ाने गया था, टीचर्स डे के दिन कंपटीशन होती है ना, मैं 10th वालों को पढ़ाने गया था। मेरे को इतने पसंद था हिस्ट्री। और मैं इसमें अपने हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने स्टोरी टेलिंग की है या इतिहास लिखा है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। महाराणा प्रताप का भाला पैंसठ किलो का था, वो इसी का पार्ट हो सकता है कि भाई रोचक बनेगा तो कोई पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। या हमारे जो और भी कहानियां हैं, धार्मिक कहानियां भी हैं, उनमें अतिशोक्ति है, बिल्कुल है। तो वो इसीलिए है कि भाई आप उसका भाव समझो। बिल्कुल है, सही है। तो ये तरीका होना चाहिए अगदी, क्योंकि ये आपको भूल जाने से बेहतर है आप उसमें कुछ भाव से समझ लो। बिल्कुल। तो दिवेर के जो युद्ध था, फिर उसमें तो महाराणा प्रताप की जीत हुई है। उसके बारे में थोड़ा सा उसका निर्णय के बारे में, जो भाई जीत हुई तो क्या प्राप्त किया और कितनी भयंकर वो युद्ध था। वो युद्ध देखो, एक तो वो दशहरे के दिन का युद्ध है। टीका दौड़ हुई थी। टीका दौड़ यानी कि जैसे आप शस्त्र पूजन करते हो, शस्त्र पूजन करने के बाद कहीं ना कहीं तो युद्ध होगा। अब उन्होंने छावनियाँ देखी, थाने देखे कि किस किस जगहों पे मुगलों के जगहों पे ये है, मतलब अलग अलग जगहों पे कहाँ पे इनकी छावनियाँ बैठी है। वहाँ पे सुल्तान खान था, ये चाचा था अकबर का, सगा चाचा। अब यहाँ पे हुआ ये कि अलग अलग जहाँ पे इनके थाने हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सेना कहाँ पे है, सबसे ताकतवर थाना कौन सा है? महाराणा प्रताप ने कहा हम इसे ही मारेंगे। ब्रेन सुल्तान खान चला रहा था, क्योंकि जब वो आया ना तो कुंभलगढ़ पे सारे मुगल अलर्ट रहना शुरू हो गए। अलग अलग थानों में अलर्टनेस आ गई थी। वो बड़ा स्ट्रिक्ट था और वजनदार हट्टा कट्टा व्यक्तिमत्व था उसका। तो महाराणा प्रताप ने कहा, बोले सबसे पहले हम दिवेर जीतेंगे। यदि दिवेर जीते तो आजू बाजू के लोग खुद ही सरेंडर कर सकते, शक्ति तोड़ दो, बोले मन टूट जाए बस। तो उन्होंने दिवेर पे आक्रमण किया। और ऐसा नहीं, रणनीति देख के, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सामने वाला कौन सा शस्त्र इस्तेमाल कर रहा है, तो वो शस्त्र हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा शस्त्र इस्तेमाल करेंगे ताकि उसकी कमी। और दूसरी चीज, बैटल ऑफ दिवेर युद्ध से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक है, छापा है वो, क्योंकि वो सुबह सुबह हुआ है, सारे लोग सो रहे थे। अब दिवेर का जो सेक्शन है जहाँ पे वो घाटी है, पहाड़ थोड़े ऊंचे हैं, तो सूरज की किरण इतनी पहुंचती नहीं है, वो आराम से सोए हुए थे। ये सोए थे, इन्होंने सीधा आक्रमण किया है। जैसे यहाँ पे अमर सिंह जी ने भाला मारा है, वो हाथी पे चढ़ते वक्त जब चढ़ रहा है तो महाराणा प्रताप ने हाथी के पैर तोड़ने को लगाया, वो गिरा और छाती में भाला लगा, वहां उसको हराया, वहां सीधा बहलोल खान के पास गए, उसको काटा, सट 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 सट। ये तकरीबन सुबह 8 बजे शुरू हुआ युद्ध है, ये भी 8 घंटे का युद्ध है। एक स्पीड में कवर अप है, रुकना नहीं है कहीं पे। तो इससे महाराणा प्रताप को ये समझ में आता है कि आपको कि हल्दी घाटी में जो हुआ, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने धीरे 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 धीरे, बीच में कई सारे लोग आए, अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है। और दिवेर बहुत निर्णायक युद्ध हुआ है। उसके बाद में जगन्नाथ कछवा आया है, लेकिन जगन्नाथ कछवा को जिस समय पे पीटा है, उसके बाद फ्रॉम 1585 अप टू 1597 12 साल में अकबर ने एक भी युद्ध नहीं किया है। उसको पता है अब युद्ध करके मतलब नहीं है। साथ ही दिवेर के युद्ध में ही वह जो कहानी है घोड़े समेत बहलोल खान को काटने की,
उसका कोई फैक्चुअल एविडेंस है? देखो यार वो नहीं है, क्योंकि देखो आप अपना शरीर खुद का देख लो। आपके शरीर पे अगर तलवार भी पड़ती है तो आपका स्कल आपको प्रोटेक्ट करता है। गले में इतनी मसल नहीं, इतने बोन नहीं होते, आपका स्कल आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके ऊपर से वो एक कैप होती है, शील्ड होती है। घोड़े का स्कल कितना बड़ा होता है वो कहानी है, जैसे भाला की है वैसी वो कहानी की, ऐसा काटते हुए नीचे तक गए। परंतु ये तो हो सकता है कि भाई उन्होंने गला काटा होगा, गला काट कर घोड़े का भी कट गया होगा। हो सकता है, लेकिन 2 टुकड़े हुए, पॉसिबिलिटी दोनों की मृत्यु हो सकती है, ये प्रैक्टिकली है। हो सकते। अब ये भी हो सकता है कि पहले घोड़े पे वार हुआ, उसके बाद में उस पे वार हुआ, तो पहले घोड़ा कटा फिर वो कटा, या फिर ये कटा। मरा था ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसमें वैलोर ढूंढ रहे हो कि नहीं वो 60 किलो की तलवार थी इसलिए काट पाए, हम तो उठा ही नहीं पाएंगे, तो हम महान बन ही नहीं पाएंगे। ये अगर आप कह रहे हो तो फिर इस देश का कुछ नहीं हो सकता। फिर वही आता है ना, पार्ट की भी अतिशयोक्ति होती है रोचक बनाने के लिए। बस तथ्य इसका है कि भाई मारा था, ये मारा था, ये तथ्य है। तो साथ ही फिर उसमें जो और भी जो चीजें निकल के आती हैं कि भाई वहां से 12 साल तक युद्ध नहीं किया अकबर ने, तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा वो। तो महाराणा प्रताप ने उस समय पे चेंजेस करवाए। महाराणा प्रताप ने उस समय पे चावंड में अपनी राजधानी बनाई। चावंड में राजधानी बना के वहां पे जैसे अब क्या था, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में हम इसमें जैसे हम देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तोरणा जीता, उसके बाद में राजगढ़ पे अपनी राजधानी बनाई, और राजगढ़ के बाद उन्होंने अपनी राजधानी स्थलांतरित की रायगढ़ पे। और रायगढ़ का जो एरिया है और चावंड का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफी प्रोवाइड कर रहा है। अब जिस तरह से वो सिमिलर ज्योग्राफी प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे वो पहाड़ों से घिरा हुआ बीच में, ये महाराणा प्रताप ने टेक केयर किया। 12 साल में खेती डेवलप करी, खेती में नए नए विकसित काम ये पला। उसके बाद महाराणा प्रताप ने ये मेक श्योर किया कि जो व्यक्ति बलिदानी हुआ है उसके फैमिली को जमीन दी जाएंगी, वो खेती करेगा। ये शांति का पीरियड है, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप ने अपनी चीजें रिगेन करी है 12 सालों में। लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप चित्तौड़ नहीं जीत पाए। ये महाराणा प्रताप को बड़ा दुख था जिंदगी भर। और छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि चित्तौड़ में बड़े हुए, कुंभलगढ़ पे जन्म है लेकिन चित्तौड़ में बड़े हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवनेरी पे जन्म है और वो शिवनेरी आखिर तक नहीं जीत पाए। वो तो फिर भाई जीवन की कुछ सीमाएं होती लेकिन है। दोनों की सिमिलरिटी देख रहे हो, कुछ मिला है तो कुछ खोना है, वो वाला काम हो रहा है दोनों का। बिल्कुल। साथ ही आपने बताया कि भाई एक लीडर ही नहीं, वो एक मास लीडर थे महाराणा प्रताप। खेती, अनुशासन, समाज में सब चीज़ों पर उनका ध्यान था। तो हिस्ट्री पढ़ना और पढ़ाना, साथ ही इसको रोचक बनाकर पढ़ाना, ये समाज के लिए कितना आवश्यक है, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है आज के समय में हम देखें तो? देखो मेरा तो ये मानना है कि सरकार इस समय पे सबसे पहले ये कर रही है कि वो आपको जो चीज़ें उस 2014 के पहले नहीं होती थी उसको प्रमोट कर रही है। अब मेरे को अंधभक्त कह लो या कुछ भी कह लो, इसके लिए तो मैं क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट का कि सरकार सबसे पहली चीज़, सरकार उस देखो जब गवर्नमेंट चेंज होती है ना, सबसे पहले हिस्ट्री के पन्ने चेंज होते हैं, अपनी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक चेंज करती है। बिल्कुल। सरकार जिन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए उनको उनका ड्यू क्रेडिट लाके दे रही है। अगर एक पन्ना भी चेंज होता है ना, सपोज करो महाराणा प्रताप के ऊपर एक पन्ना एनसीईआरटी में, एक पन्ना चेंज हो गया, ऐसा हुआ, एक डिबेट छिड़ेंगी, लोग किताबें खोलेंगे, पूरा हिस्ट्री निकाली जाएगी। हिस्ट्री आपका कल्चर बताती है। जो इतिहास भूलता है वो भविष्य नहीं बना सकता। सरकार ने बहुत चीज़ों पे प्रोत्साहन दिया कि उत्खनन में ये प्रोत्साहन है कि भैया आप आर्कियोलॉजी में ये फाइंड करो, आप ये करो, वो करो, बजट बढ़ाया जा रहा है। दिस इज वेरी गुड। एनसीईआरटीज में बदलाव हो रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। जितने स्पीड में होने चाहिए उतने स्पीड में नहीं हो रहे, बट स्टिल आई फर्मली बिलीव। और दूसरी चीज़, मैं इतनी ताकत से इतिहास इसलिए पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ऐसी है, अलाउ कर रही है, अलाउ नहीं, ऐसी है कि जहाँ पे मुझे पता है कि भैया मैं बता पा रहा हूँ, अदरवाइज लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते। वरना वही था कि आपने टीपू सुल्तान को कैसे बोल दिया, आपने मुगलों को ऐसा कैसे बोल दिया, अरे हम तो बोलेंगे वो थे भिखारी, वो थे चोर, चोर थे तो चोर थे, हम तो चोर ही बोलेंगे। लुटेरे थे तो थे, आए थे लूटने। भले टीपू सुल्तान यहाँ पे पैदा हुआ था,
वो तो आएंगे तो पैदा भी होंगे। वो तो था ना, उसने लिखा था ना, ओटोमन तुर्क के साम्राज्य को उसने पत्र लिखा था कि भारत में आओ, आक्रमण करो, सबको इस्लामिक कन्वर्ट करो, मैं आपको मदद करता हूँ। टीपू सुल्तान मरा नहीं होता ना, तीसरा पाकिस्तान दिखा रहा था नीचे अपने को। ये एक्स्ट्रा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम मानते ना मान, आज हमें ये ताकत मिली कि नहीं, डंके की चोट पे सच बताएं, हम तो सच बताएंगे, बिल्कुल जो करना है कर लो। बिल्कुल। साथ ही एक चीज़, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है जो कि रह गया है। जैसे कि महाराणा प्रताप की माता थी, उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपने पुत्र को वीर बनाया और मृत्यु का भय नहीं सिखाया। साथ ही एथिक्स भी दिए कि तलवार दूसरी रखो। उनका ही भाई था जागमल, जगमाल 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 भी उनके विरोध में था, कारण कोई भी रहे हो, परंतु क्या पक्का मन रहा होगा कि वो अपने भाई का विरोध होते हुए भी राष्ट्र के लिए खड़ा हुआ? महाराणा प्रताप की इच्छा नहीं थी। मेरे से एक गलती हुई थी वीडियो पढ़ाते वक्त। मैंने ये कहा था कि जिस समय पे राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, तो जगमाल अंतिम संस्कार में नहीं आए थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वहाँ पे रूल था राजपूतों में कि भैया जब राजा की मृत्यु हो जाती है और जो गद्दी पे बैठने वाला होता है वो सीधा राज्याभिषेक करवाता है। महाराणा प्रताप अंतिम संस्कार में है, जगमाल वहाँ पे अंतिम संस्कार में नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप के मन में ये चल रहा था कि अंतिम संस्कार जब खत्म हो जाए तो मैं यहाँ से चले जाऊँ। वो गृह कलेश नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि, और दूसरी चीज, एक सबसे खासियत वाली बात आपको ये देखनी होगी, महाराणा प्रताप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले राजा थे, ये कह सकते, क्योंकि सामंतों ने निर्णय लिया था कि राजा महाराणा प्रताप बने। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराणा प्रताप मेवाड़ चला रहे थे, सामंतों का भी बहुत बड़ा रोल कॉल है उसमें। जैसे आप अगर देखोगे वहाँ पे चुंडा भीष्म हम कहते हैं, उनकी फैमिली में से आते हैं, या फिर जयमल राठौड़ हम जब कहते हैं, वो उन्हीं के फैमिली में से आते हैं। जयमल राठौड़ की तो पहले मृत्यु, मतलब अकबर ने जब पहला आक्रमण किया था उस समय पे महाराणा प्रताप 26 साल के थे, उस समय जो हुआ था, जयमल राठौड़ जिन्होंने महाराणा प्रताप को शस्त्र अस्त्र सिखाए थे। तो महाराणा प्रताप जब पहला अकबर ने आक्रमण किया तो वहां से निकलना है या नहीं, ये जयमल राठौड़ ने डिसीजन लिया था और बाकी सामंतों ने डिसीजन लिया था। तो महाराणा प्रताप खड़े होंगे नहीं होंगे, ये डिसीजन आपको इसलिए नहीं लेना पड़ता कि मेरा मन मान रहा है या नहीं मान रहा है, जनता क्या कह रही है, सामंत क्या कह रहे हैं। अर्जुन कह रहा है मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, कृष्ण कह रहे नहीं करेगा, मैं करूंगा, करना पड़ेगा, बिकॉज धर्म इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ ड्यूटी। बिल्कुल। महाराणा प्रताप को खड़ा होना ही पड़ा। जगमाल, देखो जगमाल के संस्कार कैसे थे, वो उनके माताजी के संस्कार थे, मेरा बेटा बनेगा, वो कई वाला रोल कॉल था। इनके रोल कॉल क्या थे कि कुछ भी हो जाए, भले जगमाल गद्दी में बैठे, मेवाड़ से गद्दारी मत करना, समाज के लिए मैं हूं। जगमाल को जहाज पूरा मिला, अकबर के साथ में जाके शामिल हो गए। जब युद्ध हुआ हल्दी घाटी का, जगमाल जिंदा थे, आए वो नहीं आए। अच्छा, शक्ति सिंह भी जाके अकबर के खेमे में है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं, शक्ति सिंह भाई है महाराणा प्रताप के, तो पता चला नहीं ये गलत हो रहा है, वापस आए वो, भूल सुधार, मन परिवर्तन हुआ है उनका, भूल सुधार लिया उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं उसमें भी एक कहूंगा, अगर हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप बलिदान हो ही जाते, चेतक को जाते हुए देखा था, चेतक 3 पैरों पे लंगड़ते हुए जा रहा था, तो उस समय पे महाराणा प्रताप को उन्होंने देखा और उनके पीछे 2 मुगल के सैनिक जा रहे थे, तो शक्ति सिंह को लगा कि मेरा भाई को बचाने पहले चले जाते। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं इतिहास को थोड़ा सा बहुत क्रिटिकल वे में देखता हूँ कि गलती है तो गलत कहो, गलती तो गलती कही, गलती है तो गलती कहो, है अपना अपना। लेकिन यही है कि जिसको देश के लिए जीना होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि मैं किस पोजीशन पे जाके जीऊंगा, वो जीता है, पोजीशन अपने आप आती है। बिल्कुल। साथ ही अभी जब हम स्कूल में थे, हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमें बोरिंग लगती थी और हम ये कहते थे कि ये टीचर हमें क्यों पढ़ा रहा है, ये हमारा क्या काम आएगी। पर अब हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो हिस्ट्री होती है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, याददाश्त है, उसको हम मिटा देंगे तो हम जीरो हैं, हमें कोई कहीं मोड़ सकता है। ऐसे ही हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो उसकी स्मृतियाँ हैं, उसकी याददाश्त है। तो इस पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप ने अपनी बुद्धि खोई, उन्होंने इतिहास बदला, उन्होंने कलम से वार किया। आपने अपनी शारीरिक ताकत खोई, उन्होंने शस्त्र से वार किया। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो अगर आपने खोई तो आप अपने ऊपर खुद वार करोगे। यही जगमाल के साथ हुआ। बिल्कुल। उसने संस्कृति खोई,
वो अकबर के पास गया, खुद ही खुद के ऊपर आक्रमण हो रहा है, खुद ही नहीं पता चल रहा क्या चल रहा है। इसलिए 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, शरीर को शुद्ध रखें, आत्मा को शुद्ध रखें। आत्मा गई तो खुद मारोगे, शरीर गया तो वो मारेंगे, बुद्धि गई तो कलम से मारेंगे। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इतिहास पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे राज्यों ने बड़े बड़े साम्राज्य लड़ाए हैं। कल को यदि आप पे आक्रमण हो गया, क्या करोगे आप कहोगे अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया, हम भैया कन्वर्ट हो रहे भैया, हम तो कुछ नहीं कर रहे। नहीं, पाकिस्तान ने चारों तरफ से घेर लिया, सारे लोगों ने घेर लिया, सारे इस्लामिक राज्य, और इसमें अटैक हो गया। आपको तो करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा ना, बिल्कुल ज़रूरी है। अब अंत में एक प्रश्न मेरा ये रहेगा कि भाई आपके आज के जो युवा हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे युवाओं के लिए? हिस्ट्री से रिलेटेड मेरा युवाओं से एक ही संबंध, एक ही चीज़ है जो मैंने अभी कही, मैं फिर से ये कहूँगा। हाँ। जब मैंने कहा कि बुद्धि, मन और शरीर, आप हमेशा देखना इतिहास में जो भी बड़े व्यक्तित्व हुए, उन्होंने इन 3 ही चीज़ों पे काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि को अपने वश में रख, मन को अपने वश में रख, आत्मा को अपने वश में रख। मैं कहूँगा रेगुलरली पढ़ो, मन नहीं है तब भी पढ़ो, मन को बनाओ। आज आपके पास में रिसोर्सेस है, आप अगर पढ़ना नहीं चाहते आप देख सकते हो, वीडियोस देखो, बहुत सारे वीडियोस है अलग अलग जगहों पे, जो भी आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट आएगा फिर पढ़ना शुरू करना। शरीर बनाओ और मेडिटेशन करो। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति ध्यान लगाता है उसी का ध्यान लगता है। मेडिटेट, वर्कआउट एंड रीड, ये 3 ही चीज़ें आपको बचा सकती है। आप भी करते हैं मेडिटेशन? हाँ, डेली। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। अच्छी बातें और इतनी तथ्यात्मक और रोचक आपने बताई। मतलब मैं तो अभी 2 घंटे और भी इस विषय पे बात कर सकता हूँ, पर बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत एक बार पुनः आभार, आपने बुलाया, और अपेक्षा आपसे बार बार बिल्कुल भेंट होती रहेगी। बिल्कुल भाई, सभी का धन्यवाद। जय हिंद।